स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स पीजीटी 2009 का जो पेपर है उसको व्याख्या सहित यहाँ पर देखेंगे। गृह विज्ञान पीजीटी 2009 का ये पेपर रहेगा और विद एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो आपका जो है पीवाईक्यूज आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके साथ साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पीजीटी 2009 का पेपर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे मैं आपको जिसके बचे हैं पीजीटी के वो भी क्वेश्चन आंसर करा दूंगी एंड आपको टीजीटी के भी करवा दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका रहेगा व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है, प्रवक्ता चयन परीक्षा जिसको आप पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2009 गृह विज्ञान। पहला प्रश्न है, सेरिबेलम नियंत्रण करता है। सेरिबेलम बताइए, आंसर करिए, गिव मी अ सेकेंड। चलिए बताइए, सेरिबेलम नियंत्रण करता है किसका? सेरिबेलम, बेलम से आपको इतना, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेरिबेलम से अगर हम बात करेंगे तो सेरिबेलम आपके शरीर संतुलन, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 3 किलोग्राम भार वाले नवजात शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाएगा, मतलब दुगना कब हो जाएगा उसका वेट? आंसर करेंगे। शिशु का वेट दुगना हो जाता है 6 माह में और 3 गुना हो जाता है 1 साल में। तो यहाँ पर आंसर आपके बी होना चाहिए, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता है कि इन्होंने आंसर ए किया है, लेकिन वो गलत है। आयोग ने शायद ए आंसर किया है, मेरे पास इसकी ऑफिशियल की तो है नहीं, लेकिन इसका आंसर आपके बी होना चाहिए कि भाई 6 महीने में बच्चे का जो वेट है वो लगभग दुगना हो जाता है ना, और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से बताइए समान वयस्क मानक का ब्लड प्रेशर बताइए कितना होता है। रक्त दाब मिलीमीटर ऑफ मरकरी में बताइए कितना दर्शाता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएंगे आपके? तो ब्लड प्रेशर आपको पता है, धमनियों की दीवार पर जो प्रेशर लगता है, हार्ट जब ब्लड को पुश करता है तो वो धमनियों में करता है, आर्टरीज पे करता है ना। तो वो जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना होता है, तो वो प्रेशर आपके 120 होता है। लेकिन जब वापस आता है ब्लड, आपके वापस आता है वेन से ब्लड हार्ट में, तब प्रेशर वो कम होता है, शिराओं में जो प्रेशर लगता है वो कम होता है, ठीक है, वो 80 का प्रेशर होता है। तो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसका सही आंसर बिल्कुल है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आपका। ब्लड का प्रेशर मतलब धमनियों पर लगने वाला रक्त का दबाव जो कि हार्ट के द्वारा लगता है। जब हार्ट प्रेशर लगाता है तभी पूरे बॉडी में आपके जो है धमनी के द्वारा रक्त पहुंचता है। नेक्स्ट देखिए, सांगर्भता काल की अवधि क्या होती है? अब इसका इंग्लिश में मेरे पास नहीं है, सांगर्भता काल क्या बोला गया है। सांगर्भता काल फिलहाल ये जो अवधि है आपके, इसको निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक की प्रोसेस, मतलब ये प्रेगनेंसी प्रोसेस है। क्लियर है? कौन सी प्रोसेस है ये आपकी? प्रेगनेंसी। निषेचन से जन्म तक, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, जब एग और ओवम, सॉरी जो ओवम है और जो आपके स्पर्म है वो जब फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज होते हैं एक साथ, तब से लेकर के बच्चे के जन्म तक को हम संगर्भता काल या प्रेगनेंसी या गर्भावस्था कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। आपको पता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज से, ठीक है। पहले हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे काम करता है, फिर पिट्यूटरी आपके जो है इस पे ओवरीज पे काम करता है। इसे हम HPO एक्सेस कहते हैं। ये मैंने आपको oogenesis में पढ़ाया है, पूरी चीज समझाई है ना, कैसे कैसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और फिर जो है आपकी ओवरीज जो अंडाशय हैं स्त्रियों में, वो आपके 2 हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन तो है वो आपके फॉलिकल के मैच्योर होने के लिए, जो अंडा है, जो फॉलिकल है, जो फटेगा, जो निकलेगा, oocyte जो निकलेगा, उसके मैच्योर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके एस्ट्रोजन। दोनों ही जरूरी है, लेकिन एस्ट्रोजन जो मेन है वो फॉलिकल के मैच्योर होने के लिए जरूरी है। और जो मैच्योर फॉलिकल है उसका नाम क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटक बोलते हैं उसे हिंदी में। यही ग्राफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है, और इसके फटने से फिर आपके जो अंडा है वो बाहर निकलता है। उसके बचे हुए टुकड़े जो होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के, वो आपके कहलाते हैं कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम जो है अधिक मात्रा में आपके स्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन,
ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। जब अंडा निकल जाता है ओवरीज से और फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाता है ना, तो वहां पर दो सिचुएशन बनती हैं, या तो वो अंडा फर्टिलाइज होगा या वो अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा। मतलब या तो वो निषेचित होगा या वो निषेचित नहीं होगा। तो अगर वो निषेचित हो गया तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो हार्मोन चाहिए अधिक मात्रा में वो होता है आपके प्रोजेस्टेरॉन। और ओवरीज, ये दोनों हार्मोन आपके 3 महीने तक, जब तक प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलप नहीं हो जाता, ये आपके निकालती रहती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, क्योंकि ये दोनों प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा सपोर्टिव जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरॉन है। तो पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, ये आप याद रखेंगे। ओके, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4, दूध में स्टार्च की मिलावट का टेस्ट, परीक्षण कैसे करते हैं। अगर दूध में स्टार्च मिला हुआ है तो उसमें हम कुछ क्या करते हैं, आयोडीन की बूंदें डालते हैं, टिंचर आयोडीन की जब ड्रॉप्स डालते हैं तो वो दूध नीला हो जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि दूध में एडल्ट्रेशन की गई है, दूध में मिलावट की गई है स्टार्च की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आयोडीन के विलयन के द्वारा। बिल्कुल सही जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 वो 6 क्वेश्चन था, हाँ वो क्वेश्चन नंबर 6 था दूध में स्टार्च वाला। 7 बताइए, जो वस्तुएं व सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त हो जाती हैं वे क्या कहलाती हैं। जो चीजें हमें धन नहीं खर्च करना पड़ा और हमें मिल गई। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इनकम 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब हम इनकम की बात करते हैं, मेन जब हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट जो हमें हमारी सैलरी मिल रही है, मेरे हाथ में मेरा वेतन मिल रहा है, वो डायरेक्ट इनकम है। लेकिन मुझे पापा की प्रॉपर्टी मिल गई या मुझे कोई दुकान मिल गई है ना, कोई ऐसी सेवाएं मिल गई, मैंने उसके लिए किसी तरीके से पैसा खर्च नहीं किया, तो वो जो है वो आपके अप्रत्यक्ष आय में आएगा, ये वास्तविक आय में नहीं आएगा। वास्तविक आय आपके वस्तुओं के उपयोग से संबंधित है। वास्तविक आय जो रियल इनकम होती है, और फिर और हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इनकम का, वो भी हम 3 पढ़ते हैं, वो ठीक है, मनी इनकम, रियल इनकम एंड साइकिंग इनकम। मनी इनकम मतलब मौद्रिक आय, जो आपको डायरेक्ट मिल रही है, मुद्रा के रूप में मिल रही है, उसे मौद्रिक आय बोलते हैं। वास्तविक आय मतलब वस्तुओं के उपयोग से संबंधित है। जैसे ये 2 प्रकार की होती है वास्तविक आय, प्रत्यक्ष वास्तविक आय और अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। प्रत्यक्ष आय में मुझे पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है ना, जैसे मैं नौकरी कर रही हूँ, मान लीजिए मेरी सैलरी है 50,000 रुपए और मुझे साथ में रहने के लिए मकान भी मिल गया, मुझे गाड़ी भी मिल गई, तो इससे मेरी वास्तविक आय बढ़ गई। जो मुझे पैसा खर्च करना पड़ता गाड़ी के लिए, मकान के लिए, वो मुझे फ्री में मिल गया, तो वो मेरी वास्तविक प्रत्यक्ष आय होगी। ठीक है, और अप्रत्यक्ष आय कैसे हुई, मान लीजिए मैंने पैसा खर्च किया, इसमें मुझे पैसा खर्च करना पड़ता है, मैं पैसा खर्च करके एक ऐसा कपड़ा लेकर के आई कि वो बहुत ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा चल रहा है, इतना ड्यूरेबल है कि मुझे दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है उस कपड़े को। मान लीजिए कोई बेडशीट है, कुछ भी है, एक ऐसा कपड़ा है जिसने काफी लंबे समय तक मेरा साथ दिया, फटा नहीं, खराब नहीं हुआ, तो उसने इनडायरेक्टली मुझे हेल्प करी, इनडायरेक्टली मेरी इनकम में हेल्प करी। मुझे कैसे हेल्प करी, अगर वो कपड़ा बार बार फटता तो बार बार मुझे वो कपड़ा खरीदना पड़ता या वो चीज खरीदनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप ले लीजिए, तो उससे मुझे क्या हुआ, वो मेरी वास्तविक अप्रत्यक्ष आय है। मुझे पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन मैं ऐसी चीज लेके आई जो लंबे समय के लिए टिक रही है, मुझे दोबारा उसके ऊपर, उस चीज के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है, तो इससे मेरी जो वास्तविक आय है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन मुझे पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो ये मुझे इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कई बार समझा चुकी हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज को कि वास्तविक आय क्या है और जो आय है, जो आपके आय होती है, अगर आप मौद्रिक आय के भी 2 डिवीजन करेंगे ना, तो वो आपको 2 तरीके से मिलती है, डायरेक्ट इनकम मिलती है, इनडायरेक्ट मिलती है। मौद्रिक आय, तो मौद्रिक में जो डायरेक्ट मिलती है वो मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। लेकिन पापा से कुछ मुझे मिल रहा है, कोई चीज मुझे मिल रही है, तो वो मुझे इनडायरेक्टली मिल रही है। मौद्रिक आय तो आपको पता ही है, मुद्रा से संबंधित, और साइकिक इनकम, इन दोनों के बाद जो हमें सुख और संतोष मिलता है वो आपके मानसिक आय कहलाती है, साइकिक इनकम कहलाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बजट सफल होता है। बजट हम क्यों बनाते हैं, बजट किस लिए सफल होता है। बजट आपको पता है कि हम अपनी इनकम को, अपने आय और अपनी व्यय, हमारे पास जो पैसा आया और हमने जो खर्च किया, उसका हम एक ब्यौरा बनाते हैं, उसको संतुलित करने के लिए हम बजट बनाते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धीमा विकास करने वाले बच्चों की क्या पहचान होती है। जो बच्चे आपके धीमा विकास कर रहे हैं उनमें जो डेवलपमेंट है वो स्लो है, तो बताइए इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा।
उनके भावनाओं में, मतलब उनके इमोशंस में देरी मिलेगी, उनके सोशल डेवलपमेंट में देरी मिलेगी, उनकी एक्टिविटीज़ में, उनके मोटर डेवलपमेंट में देरी मिलेगी, गति कुशलताओं में देरी मिलेगी। जब बच्चे का रेट ऑफ मैच्योरेशन या रेट ऑफ डेवलपमेंट धीमा है तो उसकी गति कुशलता इन सब चीज़ों में भी हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, देरी देखने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोलते हैं कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी चलना सीख लिया, कुछ बच्चे काफ़ी टाइम ले लेते हैं सीखने में, है ना, क्योंकि उनका विकास थोड़ा धीमे हो रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर बच्चे का अपना एक तरीका है डेवलप होने का, हर बच्चा अपने हिसाब से, अपनी प्रकृति, अपने नर्चर से डेवलप होता है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में कल्पनात्मक खेल, इमेजिनेशन गेम्स कब डेवलप हो जाते हैं, कब वो अपनी इमेजिन्स में खेलने लगते हैं, ऐसा कौन सा वो एज है। इसके जो ये क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इनमें वेरीज मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा, कहीं किसी बुक में कुछ मिलेगा, कहीं किसी बुक में कुछ मिलेगा। एग्जैक्ट एज इसकी नहीं है, तो इसमें हम 5 से 6 वर्ष मानते हैं कि 5 से 6 वर्ष के बच्चों में जो है वो अपनी कल्पना में, अपने चिंतन में जो है ऐसे गेम्स को खेलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ISI चिन्ह किसी खाद्य पदार्थ का प्रतीक है कि ISI मार्क किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्यों दिया होता है, बताइए। ISI मार्क जो है आपके स्टैंडर्डाइज मार्क्स है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर दिया गया है तो वो ये चीज़ बता रहा है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, आपके अनुकूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं ना। और जिस भी, आज मान लीजिए हम कोई गैस चूल्हा लेने गए, एक चूल्हा है जिसपे ISI मार्क है, एक चूल्हा है जिसपे ISI मार्क नहीं है, तो जिसपे ISI मार्क नहीं है इट मीन्स वो सेफ नहीं है। आप वो वाला गैस चूल्हा लीजिए जो आपके लिए, जिसपे ISI मार्क दिया हुआ है, वो आपके लिए सेफ्टी है, वो सेफ है, मतलब वो जितने भी स्टैंडर्डाइज मेजर्स होते हैं उसको, उसने मापदंडों को पूरा तय, मतलब वो किया हुआ है, मापदंड उसके निर्धारित हैं। कहने का मतलब ये है कि वो उन मापदंडों पे खरा उतर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई भी फूड प्रोडक्ट्स पे भी कई आपके ISI मार्क्स होते हैं, इसके अलावा जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं आपके इस पे, जैसे गैस चूल्हा है, इन सब पर भी ISI मार्क आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है, दैनिक, मासिक, वार्षिक या साप्ताहिक लेखा। भविष्य की योजना बनाने के लिए हमारे पास कौन सा लेखा सहायक होता है, वार्षिक लेखा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका वार्षिक लेखा। इन्होंने वार्षिक लेखा ही आंसर किया है, वार्षिक लेखा होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम भविष्य में हमें कोई चीज़ बनानी है तो हम अपना एक ऐसा डेटा बना लेते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा हम अपने पास एक लेखा बना लेते हैं कि हमको ये बात देखनी होती है कि हमारा कब और कितना पैसा खर्च होगा, और हमें किन सोर्सेज से पैसा मिल रहा है। मान लीजिए मुझे फ्यूचर में मकान बनाना है, तो मैं अभी से जो है अपने कुछ देखने लगूंगी, कुछ सेविंग्स करने लगूंगी, कहीं पर इन्वेस्ट करने लगूंगी, है ना, तो अपने पूरे साल भर का देखूंगी कि मेरे साल भर में मुझे कितना बचता है। तो इसका मेरे को आंसर वार्षिक लेखा ठीक लगा है। नेक्स्ट देखिए, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। आप कोई फैब्रिक खरीदने गए हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। फैब्रिक सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या ऑक्यूपेशन है, क्या अवसर है, क्या फैशन चल रहा है, कितना वो क्रियाशील है हमारे लिए, इन सभी पर हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सिलाई में ट्रेसिंग विधि किसके लिए प्रयुक्त की जाती है। सिलाई में, आपके स्टिचिंग में ट्रेसिंग विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। भाई सिलाई में आपके ब्लाउज बनाने के लिए जो है वो ट्रेसिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपके ब्लाउज बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग है। ये किसने कहा है, ये डेफिनेशन किसकी है प्रसार शिक्षा की, ये डेफिनेशन आपके एंसमिंगर की है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, केंद्रक के अभाव में कोशिका में से क्या नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है आपके सेल में तो फिर क्या अनुपस्थित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, लाइसोसोम या आपके DNA। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो आपके गुणसूत्र नहीं होंगे, क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स आपके जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के अभी सारे कृंतक और रदनक दांत गिर जाएं तो उसके कितने दांत बचेंगे, आंसर करिए। अगर एक मनुष्य के सभी कृंतक व रदनक दांत गिर जाएं तो कितने दांत बचेंगे, फटाफट से आंसर करिए बहुत तेजी के साथ। कृंतक कौन से दांत होते हैं, रदनक कौन से दांत होते हैं, पहले ये बता दीजिए आप लोग।
कृंतक होते हैं आपके इंसीजर्स को बोलते हैं। कृंतक हम किसे बोलते हैं? इंसीजर्स को। जो आगे के आपके 4 दांत होते हैं इन्हें हम कृंतक बोलते हैं, इंसीजर्स बोलते हैं। तो अगर ये ऊपर आगे 4 है तो नीचे वाले जबड़े में भी 4 होंगे, है ना, नीचे वाले जबड़े में भी 4 होंगे। आपके कैनाइन्स होते हैं ये रदनक, इन्हें भेदक बोलते हैं। इनकी संख्या ऊपर जबड़े में आपके 2 होती है, तो मतलब 2 नीचे भी होंगे तो टोटल 4 हो गए। फिर आपके होते हैं प्री मोलर्स, एक साइड 2 होते हैं, दूसरी साइड भी आपके 2 होते हैं, ये प्री मोलर्स होते हैं। देन फिर होते हैं आपके मोलर्स, मोलर्स 3 होते हैं, तो यहाँ भी मोलर्स 3 ही होंगे, ठीक है। और हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, मैंने आपको सिखाया है, ये पूरा फॉर्मूला निकालना, ऐसे दांत बनाना मैंने आपको सिखाया है। नीचे के बनाने की जरूरत ही नहीं है, सेम ऊपर जैसा जबड़ा होता है सेम वैसे नीचे होता है। तो यहाँ 8 होते हैं, यहाँ 8 होते हैं। अब आपको संख्या पता चल गई कि 4 जो है कैनाइन्स है नीचे, तो 4 जो इंसीजर्स हैं ऊपर 4 है नीचे भी 4 है, तो कितने हो गए? टोटल 8 हो गए, है ना। ये कितने हैं कैनाइन्स? कितने हैं? ऊपर 2 हैं तो नीचे भी 2 होंगे, मतलब 4 हो गए। तो 8 4 कितने हो गए? 12। 32 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 32 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? जल्दी जल्दी आंसर करिए बच्चों। 20 दांत। कितने बचेंगे आपके? 20 दांत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप समझिए, जो जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ दांत को वैसे बनाइए, बहुत आसानी से बना लेंगे। नीचे का जबड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप ऊपर का बनाइए, जैसा ऊपर है वैसा सेम नीचे होगा। नेक्स्ट देखिए, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, मतलब फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ किडनी। आंसर करिए क्या होगी? किडनी की आपके जो नेफ्रॉन होती है वो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बिल्कुल सही, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पीजीटी, टीजीटी और नेट उसका क्या कहते हैं एलटी ग्रेड में भी पूछा गया था। श्वसन क्रिया का नियंत्रण बताइए किसके द्वारा नहीं होता? हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल नहीं होती? केंद्रिका तंत्र का तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, या आपके स्वचालित मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, या सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। बताइए किसके द्वारा संचालित नहीं होता या कंट्रोल्ड नहीं होता? किसके द्वारा नहीं होता? आपके स्वचालित तंत्र का तंत्र से नहीं होता, जबकि सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है। सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक क्या होते हैं? सिंपैथिक मतलब आप पूरी तरीके से कांप गए। जब आप पूरी तरीके से कांप जाते हैं, आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है बहुत ऊपर नीचे होने लगता है, आपको बहुत तेजी से सांस आने लगेगी, आप गहरी गहरी सांस लेने लगेंगे, है ना। और फिर जैसे ही आप नॉर्मल हो जाते हैं तो आप किस में हो जाते हैं? पैरासिम्पैथिक में आ जाते हैं ना। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो आपको नॉर्मल करने में हेल्प करता है, तो आपकी जो ब्रीदिंग थी वो कंट्रोल में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो कंट्रोल करता ही है, बॉडी के ऑल ओवर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट ऑटोनोमस नहीं करता, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, अंतः श्वसन कहाँ होता है? बताइए, अंतः श्वसन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन किस में होता है? रेस्पिरेशन 2 तरीके से होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ये बाह्य श्वसन है, जिसमें हमारे लंग्स काम करते हैं, हमारी नोज, हमारी नेजल कैविटीज ये सब काम करती हैं, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन आंतरिक श्वसन जो कि सेल्स में होता है। सेल्स में आपके साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिस प्रोसेस को आप ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, जहां पर ग्लूकोज का विघटन होता है। समझ में आ रहा है? जहां पर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर वो पायरुवेट आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर एटीपी का निर्माण होता है, उसे हम अंतः श्वसन बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये आपके कोशिका और ऊतकों के बीच में होता है। सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सेल्स को भी जो है आपके ग्लूकोज की जरूरत है। दोनों चीजों की जरूरत किसको है? सेल्स को सबसे ज्यादा है। हमारा पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है, हम मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय हैं। कई सारे ग्रुप के सेल, एक जैसे सेल, सिमिलर सेल्स जो है वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनील्स बनता है, ऑर्गेनील से आपका एक ऑर्गेनिज्म बनता है। हम पूरे ऑर्गेनिज्म हैं बने हुए, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ह्यूमंस में, और हमारे पास बहुत सारे टाइप ऑफ ऑर्गन्स भी हैं, ओके। अंतः श्वसन सेल में होता है। रोगी के लिए आप आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? हम एक पेशेंट के लिए डाइट प्लान कर रहे हैं तो हम क्या क्या देखेंगे? हम रोग का कारण देखेंगे, हम उसके आहार की प्रकृति देखेंगे, रोगी की भोजन संबंधी आदतें देखेंगे। सबको देख करके हम डाइट प्लान करते हैं एज अ डाइटिशियन। जब आप वर्क करते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, इसलिए आपको ह्यूमन अनाटमी शुरू से पढ़ाई जाती है। ह्यूमन अनाटमी हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता तो हो कि लंग्स कहाँ है, किडनी कहाँ है, हार्ट कहाँ है, एटलीस्ट ये तो हमें जानकारी हो, और इनमें किस किस तरीके की परेशानी हो सकती है। तो डाइटिशियन बनने के लिए आपको जो है ह्यूमन अनाटमी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो इनमें से सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ हो रही है। यह आपके प्रिंटिंग से पूछा गया है। फैब्रिक पे या तो हम डाइंग करते हैं या हम प्रिंटिंग करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डाइंग का मतलब आपने पूरा फैब्रिक एक कलर में रंग लिया या दो कलर में रंग लिया, और डाइंग क्या वो सॉरी डाइंग में आप क्या करते हैं, पूरा फैब्रिक रंग लेते हैं। प्रिंटिंग में आपको जहां पर अच्छा लगता है आप वहां पर कलर करते हैं, बस ये एक डिफरेंस है डाइंग और प्रिंटिंग में। तो बताइए, ये प्रिंटिंग है, दोनों तरफ हो रही है, तो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग में जो है आप दोनों तरफ एक साथ छपाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, गृह विज्ञान प्रसार का क्या उद्देश्य है, होम साइंस एक्सटेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुण का विकास, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन। भाई सभी बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं और सभी बिल्कुल इसके आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं बताइए क्या है। जो प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य है, या इसको आप साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, जो कि सेल के अंदर भरा हुआ होता है। आपको मैंने सेल के बारे में अभी पढ़ाया था किसी वीडियो में, सेल की मैंने आपको मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था, ह्यूमन सेल की मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था, जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। मैं आगे और क्वेश्चन जब आपको कराऊंगी ना, तब मैं वो चीज आपसे पूछूंगी। तो मैंने आपको बताया कि सेल के बाहर भी जल होता है, सेल के अंदर भी जल होता है। सेल के बाहर वाले जल को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, और सेल के अंदर जो है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके जो भी ऑर्गन्स हैं सेल में वो जिंदा रहते हैं, जीवित रह पाते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का विघटन, वो आपके साइटोप्लाज्म में ही होता है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में आपके टूटता है साइटोप्लाज्म में ही। फिर जो यहाँ पर पायरुविक एसिड बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, तब जाके एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो बताइए, प्रोटोप्लाज्म में जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो क्या होते हैं, जल्दी से आंसर करिए। वो आपके प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए आरएनए होगा। ये ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने, उनकी समस्याओं को हल करने, सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रयोग या प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो श्री निकेतन योजना की जब बात आएगी तो आप बात करेंगे, किन की बात करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। श्री निकेतन योजना का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26, व्यवस्थापन मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला चरण क्या है। मैनेजमेंट की प्रोसेस है, उसका पहला चरण होता है आपके प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन, फिर होता है कंट्रोलिंग, फिर होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो पहला चरण किसी भी चीज का, जब हम कोई भी काम करने जाते हैं, उसका पहला चरण प्लानिंग, योजना बनाना ही होता है। हम प्लान बनाते हैं, चाहे हम शॉर्ट टर्म प्लान बनाए, चाहे हम लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, ठीक। नेक्स्ट बताइए 27, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष आया। इसको एमआरटीपी एक्ट बोलते हैं। एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष आया आपके, 1969 में आया। 1969 में, जो कि इन्होंने यहाँ दिया, लिखा नहीं है, पता नहीं कैसे लिखा हुआ, 1969 में आया। चलिए आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मतलब प्रेशर कुकर में जो आपके वाष्प बनती है, हीट बनती है, उसका जो प्रेशर है वो कौन कंट्रोल करता है। सुरक्षा वाल्व, निकास नली, रबड़ का छल्ला या वेट, क्या करता है। तो भाई सुरक्षा वाल्व लगा होता है, सेफ्टी वाल्व आपके कुकर में लगा होता है, वही जो है इस प्रेशर को कंट्रोल करता है। हीट का जो प्रेशर बनता है, हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते ही प्रेशर के दबाव से, मतलब हीट के दबाव से ही हम खाना बना पाते हैं और जल्दी बन जाता है। कंजेस्टिव हृदय का रोगी है, उसका प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सोडियम की मात्रा कम होनी चाहिए। अगर हार्ट का पेशेंट है तो सोडियम की मात्रा हमेशा कम होनी चाहिए। तो कितनी कम होनी चाहिए भाई, 500 मिलीग्राम से यहाँ पर कम होनी चाहिए। हमें सोडियम की मात्रा को हमेशा कम करना है, किसकी डाइट में, जो आपके हार्ट पेशेंट है, ओके। नेक्स्ट, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है। आंसर करिए। ऐसा पदार्थ जो आपके इनसॉल्यूबल है, या फिर हमें जो है बॉडी में उसको यूज करना है, उसको घुलनशील बनाना है। सिंपल समझिए, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल क्या टूटता है, फूड टूटते हैं। और कैसे टूटते हैं, जब हम उनका डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पाचन। हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं ना,
हम डायरेक्ट स्टार्च खाते हैं ना, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, डायरेक्ट स्टार्च खा रहे हैं, लेकिन बॉडी हमारी स्टार्च को यूज नहीं कर सकती। क्यों नहीं यूज कर सकती? क्योंकि स्टार्च लंबे लंबे पॉलीमर्स हैं ग्लूकोज के, बहुत लंबी लंबी चेन होती हैं, तो उनको पहले छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो माल्टोज बॉडी में जाकर के टूटता है। तो ये डाइजेशन है। डाइजेशन क्यों करते हैं हम? ताकि जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में अपनी सरल अवस्था में, जटिल अवस्था से सरल अवस्था में टूट सके, उसी को हम पाचन बोलते हैं। ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू किया? जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 12 अप्रैल 2005 को हुई। वेरी गुड। 32 देखेंगे। जल प्रदूषण निवारण मतलब आपके वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया? आंसर करिए बहुत तेजी के साथ। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जो है यह अधिनियम कब प्रभावी किया? 1974 में किया। कब किया? 1974 में किया। ठीक है। नेक्स्ट बताइए। जख्म होने की स्थिति में मतलब वुंड हो गया है, घाव हो गया है, रक्त जमने में आपको पता है थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स बहुत हेल्प करती हैं, फाइब्रिनोजन हेल्प करता है। ठीक है। फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो जो प्लेटलेट्स है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? मतलब आपसे संख्या पूछी गई है प्लेटलेट्स की मानव के रुधिर में, बताइए। तो लगभग 5 लाख समथिंग होती है ना, ये 10 लाख भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने आंसर इसका सी माना है, ऑप्शन नंबर सी माना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रोमिका युक्त उपकला। उपकला मतलब एपिथेलियम। देखिए टिश्यूज का ये क्वेश्चन है, मैं आपको टिश्यूज पढ़ाऊंगी स्टूडेंट। हमारी बॉडी में मेन 4 टाइप का टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू फर्दर बहुत सारे डिवीजन होते हैं एपिथेलियम टिश्यू के। एपिथेलियम टिश्यू वो होता है जो आपके शरीर को बाहर से और अंदर से सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपकी जो स्किन के ऊपर जो आप स्किन छू पा रहे हैं, ये पूरा टिश्यू क्या है? ये एपिथेलियम टिश्यू है। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर शरीर में कोई टिश्यू पाया जाता है तो वो एपिथेलियम टिश्यू ही पाया जाता है। यहां पर एक टाइप पूछा है एपिथेलियम टिश्यू का, रोमिका युक्त। ठीक है। तो ये कहां पाया जाता है? ये मैं टाइप्स आपको पढ़ा दूंगी, आप चिंता मत करना। ये आपकी टंग में पाया जाता है, आपके जीवा में पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। पाठथान, किमखाब, आवेरवा, हिमरस, आमरस। जहां हिमरस आमरस की बात आ गई है, आपको पता है ये क्या है? हिमरस आमरस ये सब ब्रोकेड के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके ब्रोकेड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए। किमखाब मतलब सपने में के समान सुंदर, किमखाब, पाठथान, आवेरवा, हिमरस, आमरस। चलिए। ज्ञानेंद्रियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आपके उत्तरदायी है आपके सेंसेस के डेवलपमेंट के लिए? बताइए। वृद्धि, गोनेडोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, एनिडोकॉर्टिकोट्रोपिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन। सेंसेस के डेवलपमेंट के लिए आपके जो है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेंसेस की वृद्धि के लिए। ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको पता है इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लेंगरहांस है, जिन्हें आप लेंगरहांस की द्वीपिकाएं बोलते हैं, जो कि केवल 1% है पैनक्रियाज का। बाकी 99% क्या पाया जाता है? पैनक्रियाटिक एसिनाय पाया जाता है। वो एसिनाय क्या सिक्रीट करता है? वो एंजाइम सिक्रीट करता है। और ये जो केवल 1% पार्ट, जो 1% स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं पैनक्रियाज में, ये आपके हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है। तो इंसुलिन का स्रावण आपके अग्नाशय से होता है, पैनक्रियाज से होता है। प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात कौन कहते हैं? डायनामिक प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है। जेपाल लीगन्स बोलते हैं कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि एंसमिंगर क्या बोल रहे थे कि लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है। जेपाल लीगन्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली मतलब पूरे पाचन तंत्र की लंबाई बताइए। जो मुख से शुरू होकर गुदा मार्ग तक आपके जाती है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, उसकी लंबाई कितनी होती है? मैंने आपको बताया 9 से 10 मीटर होती है, 32 फीट होती है। यहाँ पर आंसर आपके 7.5 to 9 मीटर जाएगा, 10 से 11 नहीं जाएगा। 11 मीटर नहीं होती और आंसर भी इन्होंने 7.5 to 9 मीटर दिया है। ठीक है। हालांकि उसकी जो लंबाई है वो 9 से 10 मीटर ही है, तो हम इसके लगभग आंसर जाएंगे 10 से 11 नहीं जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। भोजन प्रणाली की लंबाई आपके 9 से 10 मीटर होती है, तो उसके लगभग आप 7.5 से 9 मीटर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है ये। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक साल टीजीटी में, एक साल पीजीटी में। टीजीटी में पूछा गया तो इसका आंसर 1960 कर दिया, पीजीटी में पूछा तो इसका आंसर 1965 कर दिया। तो ये क्वेश्चन आयोग के ऊपर ही छोड़ दो, जो मर्जी हो वो आंसर उसका वो देते रहे।
हम क्यों बहस में पड़ेंगे, क्योंकि कहीं भी ढूंढ लिया है, मुझे तो मिला नहीं भाई कि यूपी में कब हाई स्कूल की परीक्षा शुरू हुई। आपको पता हो तो आप प्लीज मुझे भी बता देना कि कब जो है बालिकाओं के लिए यूपी में आपके ये होम साइंस पढ़ाना जरूरी किया गया। 60 में, 65 में, कब किया गया? एक साल 60 दे रहे हैं आंसर टीजीटी में, एक साल पीजीटी में पूछ रहे हैं तो 65 आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ पता नहीं है आयोग का वो आपको क्या आंसर दे दे, कौन सी बुक उठा ले, किस बुक से पेपर बना रहे हैं। बुक में राइटर्स तो पता ही है, वो कुछ भी लिखते हैं, जो उनको समझ में आता है वो लिखते हैं, एग्जामिनर वही बनाते हैं। ओके, तो इसका आंसर मैं नहीं कर रही। ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है फिर रिपीट कर दिया कि न्यूक्लियस से रहित, वही केंद्रक नहीं है तो जंतु कोशिकाओं में किसका अभाव रहेगा? अभी हम करके आए हैं कि इसमें क्रोमोसोम्स नहीं रहेंगे, है ना। जब न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमोसोम नहीं रहेंगे, डीएनए आरएनए नहीं रहेगा, जब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो। अभी क्वेश्चन पूछा है फिर रिपीट हो गया इसी सेट में। अस्थि के ऊतक की कठोरता बताइए किस फॉस्फेट और कार्बोनेट्स के कारण होती है? अस्थियों में आप बताइए कठोरता किसकी वजह से होती है? तो जल्दी जल्दी बताइए। कैल्शियम और यहां पर आंसर हो जाएगा आपके मैग्नीशियम। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस दिया ही नहीं है तो पोटेशियम तो होता नहीं है, फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बोन्स के आपके हार्डनेस के लिए अच्छा होता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ज्यादातर तो हड्डियां आपकी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस की बनी होती है। ठीक है, पोटेशियम हार्ट के लिए अच्छा होता है। ओके, सोडियम और पोटेशियम। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी बोन कौन सी है? जल्दी से आंसर करेंगे तो फीमर है, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। ठीक है, फीमर होती है, फिर आपके पटेला होती है, फिर टिबिया होती है, फिर फिबुला होती है। तो पैर हैं तो आपके पैर में क्या होगा? टार्सल होगा, फिर मेटाटार्सल होगा, फिर फैलेंगिस होंगी, तो फीमर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्रोकेट किसका बना होता है? तो आपको पता है ब्रोकेट बहुत हैवी फैब्रिक होता है, जो कि आपके सोने चांदी के तारों से बनाया जाता था। तो दोनों ऑप्शंस हो जाएंगे। 45 का आंसर करेंगे तेजी के साथ। रोगी को तनिक सा आघात लग गया है तो अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। बताइए, अगर उसको जरा सी भी चोट लग गई, तनिकों सा आघात हो गया, तो उसको कौन सी बीमारी है? उसका सारा ब्लड लॉस होने लगेगा। इसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मतलब ये हेरिडिटी जेनेटिक डिसऑर्डर है, वंशानुक्रम आपके जो है चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है आपके ट्रांसफर होता रहता है। और ये एक रॉयल डिजीज है। रॉयल डिजीज क्यों है? क्योंकि ये आपके विक्टोरिया जो रानी है, जो आपके महल में रहती हैं, लंदन की रानी थी, उनके महारानी में ये प्रॉब्लम देखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, इसलिए इसे रॉयल डिजीज बोलते हैं। बिस्तर घाव हो गया है तो बताइए इसके क्या कारण है? जो पेशेंट डेली बेड पे पड़ा रहता है, बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रहा है, उसकी पीठ भी नहीं हिल डुल पा रही है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ घाव से होने लगते हैं, घिसन की वजह से, कुछ गीलेपन की वजह से, रैशेज होने लगते हैं, दबाव, ये सब जो है आपके बिस्तर घाव के कारण है। 47 का आंसर करेंगे, निम्न में से किन दो रंगों को मिलाकर आप ग्रीन कलर बना सकते हैं? जल्दी बताइए, ग्रीन कलर कैसे बनते हैं? आपका रेड है, येलो है, ब्लू है, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, ये कभी बन नहीं सकते। ठीक है, ग्रीन कलर्स को आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पीला नीला मिलाइए, ग्रीन कलर आपका बन जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि आपके दिमाग में स्थित होती है? विच ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द माइंड? माइंड में कौन सी ग्रंथि प्रेजेंट है? इन द ब्रेन, नॉट माइंड। ब्रेन में आपके 3 ग्रंथि होती हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है पिट्यूटरी, एंड उस दूसरी होती है, वो तीसरी होती है आपके कौन सी? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि भाई ये हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, ब्रेन में उपस्थित है। नेक्स्ट देखिए, थायराइड कितने खंडों में बनी होती है? थायराइड ग्लैंड कितने खंडों में बनी होती है? कितने खंड होते हैं थायराइड ग्लैंड के? तो मैंने आपको पढ़ाया है, थायराइड इज अ बायलोब्ड ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है? बायलोब्ड ग्लैंड है। ये इस तरीके से समथिंग होती है। इसकी शेप कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप होती है। कैसी शेप होती है? बटरफ्लाई शेप होती है। बीच में से पिचकी होती है। ये इसका फ्रंट लोब है। इसके पीछे की तरफ इसमें 4 जो है आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड लगी होती हैं। तो इसके 2 खंड हो गए, तो थायराइड आपके बायलोब्ड ग्लैंड है, मतलब इसमें 2 खंड पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 2। 50 नंबर का आंसर करिए स्टूडेंट तेजी के साथ। गर्भ में आहार ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? ये क्वेश्चन अब आप गलत कर नहीं सकते जीवन भर, क्योंकि प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड के क्या फंक्शन है,
क्या मेन फंक्शन है इनका, वो मैंने आपको समझाया है कि मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन की बात होगी आपके वूम्ब में, तो वो प्लेसेंटा करेगा ऑलवेज। और आपके जोड़ने का काम, बच्चे को माँ के साथ जोड़ने का काम, ठीक है, वो हमेशा अम्बिलिकल कॉर्ड करेगी। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस में दिए गए हैं और इसका आंसर आपके प्लेसेंटा होगा। ठीक है, 100% कौन होगा? प्लेसेंटा, क्योंकि मेन फंक्शन कौन कर रहा है? माँ से न्यूट्रिशन को, माँ से ऑक्सीजन को ले कौन रहा है? माँ से न्यूट्रिशन को, माँ से ऑक्सीजन को ले रहा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक्ट एज अ शील्ड, बच्चे में शील्ड की तरह काम करता है। ये हमेशा अच्छी अच्छी चीजें माँ से लेता है, बुरी बुरी चीजों को अपने अंदर नहीं आने देता प्लेसेंटा। ठीक है, तभी तो अगर माँ बीमार भी है, कभी उसको जुकाम है या कुछ है, तो बच्चे में थोड़ी वो सारी बीमारियां होती है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स अलग हैं, जीन्स ही बच्चे में ट्रांसफर हो गए हैं, तो उसके लिए प्लेसेंटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो नहीं बचा सकता बेचारा, क्योंकि बच्चे में क्रोमोसोम्स पहले ही डिसाइड हो गए, है ना, तो वो तो नहीं कर सकता। लेकिन और कोई बीमारी माँ को मान लो अगर हो गई, तो वो बच्चे तक ट्रांसफर नहीं होने देता प्लेसेंटा, एक हद तक उसे रोकता है। ओके, ये आंसर अब आप गलत नहीं कर सकते, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। पेशियों को अस्थि के साथ जोड़ता है, मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ता है। तो आप मुझे 2 फॉर्मूला मेरे जीवन भर याद रखना, BMT एंड BBL, हमेशा। इससे इजी ट्रिक आपके लिए हो नहीं सकती। BBL बोन्स को बोन से जोड़ते हैं लिगामेंट, बोन्स को मसल से जोड़ते हैं टेंडन्स। आप जीवन में ये गलती नहीं कर सकते, और आगे अपनी आने वाली जनरेशन को भी आप इसी फॉर्मूला से सिखाइए, यही ट्रिक बच्चों को बताइए। BMT और BBL, BBL सब जानते हैं, BBL क्या है, BMT क्या है, 2 छोटी छोटी चीजें उसको याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है, टेंडन्स मतलब कंडरा, क्या हो जाएगा? कंडरा। अब हिंदी में कंडरा, कंडरा, उपास्थि, अस्थि करते रह जाना, इंग्लिश से याद रखो BMT एंड BBL। BBL अगर आप लिखोगे तो लिखोगे बोन्स को बोन से जोड़े लिगामेंट, बोन्स को बोन से जोड़े लिगामेंट। BMT बोन्स को मसल से जोड़े टेंडन। तो ये 2 जो ट्रिक्स हैं जीवन भर याद रखिए, काम आएंगी। सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है? तो आपको पता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब आपके हार्ट सिकुड़ता है। हार्ट सिकुड़ता है तो मतलब उसके अंदर जो भी भरा होगा, ब्लड भरा होगा, जो भी क्या ब्लड भरा होता है वो धमनियों में जाएगा। तो मतलब प्रेशर कैसा होगा? सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है आपका? 120 होता है, क्योंकि हार्ट सिकुड़ रहा है। अपना लॉजिक यूज करिए, हार्ट सिकुड़ रहा है तो जब कोई चीज सिकुड़ रही है उसके अंदर अगर लिक्विड है तो वो निचुड़ेगा, बाहर आएगा, प्रेशर के साथ निचुड़ेगा। तो जो हार्ट प्रेशर लगाता है धमनियों पर वो 120 का लगाता है। तो यहाँ पर आपके रक्तदाब सर्वाधिक होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, और ऑब्वियसली 120 का प्रेशर लगता है जब हार्ट जो है सिकुड़ता है और प्रेशर लगाता है धमनियों में, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना होता है, तो प्रेशर हमें ज्यादा लगाना होगा। लेकिन जब बॉडी से वापस आ रहा है तो इतने प्रेशर की जरूरत नहीं है, वो आराम आराम धीमे धीमे आ रहा है पूरी बॉडी से हार्ट तक, ठीक है, तो वो 80 का प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। नेक्स्ट देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपके विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुल जाए, वाटर में, वसा में घुल जाए। जल में घुल जाए तो हमेशा WBC से याद रखिए, W का मतलब है वाटर, वाटर में घुल जाए आपके BNC, ठीक है। बाकी कीड़ा फीड़ा जो ट्रिक आपने याद कर रखी है अच्छी बातें हैं, वरना मेरे को तो सबसे इजी याद है याद करने का, जब बहुत छोटे पर मैंने ये चीज याद करी थी तो WBC याद करा था। WBC वाटर में घुल गए BC, और फिर आपके कीड़ा, जैसे भी आपको याद है कि भाई ये तो फैट में घुलता है, कीड़ा फैट में घुलता है, चलो भाई जैसे भी याद है अच्छी बात है। तो वसा में कौन से घुल जाते हैं? आपके वसा में A और E घुल जाते हैं। मैरस्मस किसकी कमी से होता है? मैरस्मस रोग किसकी कमी से होता है? मैरस्मस इज आपके पैम, इसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये कुपोषण बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, 1 साल से कम के बच्चों की उम्र में ये देखी जाती है, ठीक है, मैरस्मस। और इसमें आपकी जो है प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी की भी कमी होती है। ना तो बच्चे को प्रोटीन दे रहे हैं, ना बच्चे को एनर्जी दे रहे हैं, बच्चे की हालत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। कितनी खराब है यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। बच्चे में आपको रिप्स नजर आएंगी, उसकी पसलियां नजर आएंगी, बिल्कुल बूढ़ा फेस हो चुका होगा, सनकिन आईज हो जाएंगी, थिन एंड बोनी फेस हो जाएगा, लंबा लंबा पतला पतला सूखा एकदम, उसकी हड्डियां साफ नजर आएंगी, और उसकी ग्रोथ बिल्कुल पुअर होगी, ठीक है। और कम से कम ये 1 साल से कम के बच्चों में देखा जाता है मैरस्मस, और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बच्चों को बचाना। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में फीमेल को हमेशा अच्छी डाइट देनी चाहिए, और जब वो लैक्टेशन के टाइम पर हो तब भी कोशिश करनी चाहिए कि उसको अच्छी से अच्छी डाइट दी जा सके। तो मैरस्मस क्या है? आपके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पैम है ये, पैम मतलब आपके प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। मैरस्मस दोनों की कमी से होता है, क्वाशरकोर केवल प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिंब ग्रंथि का कार्य कहाँ है। तो डिंब ग्रंथि किस में पाई जाती है? आपके डिंब ग्रंथि के मतलब जब अंडाशय आपके फीमेल्स में पाया जाता है तो डिंब ग्रंथि मेल्स में पाई जाती है। तो ये क्या करती हैं? आंसर करिए।
डिम्ब ग्रंथि आपके प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करती हैं, ठीक है। डिम्ब ग्रंथि शायद ओवरीज को ही बोलते हैं जब प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण कर रही डिम्ब ग्रंथि तो ओवरीज को ही बोलते हैं। देखो है कितनी गड़बड़ हो गई, ओवरीज को ही बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं है, मैं कितनी गड़बड़ कर गई, ओवरीज में ही है। डिम्ब ग्रंथि ओवरीज में ही होती हैं, वो फीमेल्स में ही होती हैं, क्योंकि डिम्ब ग्रंथि को आपके इंग्लिश में ओवरीज बोलते हैं। तो ये स्त्री जननांग का भाग है, गर्भाशय के दोनों ओर होती है, ठीक है। तो डिम्ब ग्रंथि आपके प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करती है, बिल्कुल। टेस्टोस्टेरोन सोमैटोट्रोपिक नहीं करेगी, आपके प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करेगी, क्योंकि डिम्ब ग्रंथि को हम ओवरीज बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। अंड ग्रंथि, डिम्ब ग्रंथि, हाँ हिंदी में गर्भाशय दो यूट्रस को बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को अंड नली बोलते हैं, और डिम्ब नली भी बोलते हैं आई थिंक, है ना। और डिम्ब ग्रंथि बोली जाएगी, हाँ ओवरीज को ही बोला जाता है डिम्ब ग्रंथि। तो बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करती है भाई, ठीक है। पुरुषों में नहीं है, महिलाओं में है। सामान्यतः मनुष्य को कितनी प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, ये आपके पुराना जो है आरडीएस से क्वेश्चन था। अब जो नया आरडीएस से क्वेश्चन है अभी आरपीएससी में पूछा गया था, और मैंने आपको ये चीज बताई भी है, 0.83 पर केजी बॉडी वेट हो गया है, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब इसका आंसर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट था। हमें पता था प्रोटीन हमारा जितना वेट है उतना हमें लेना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो 2020 का आरडीए आया है, और मैंने आपको 2020 का आरडीए अभी लेटेस्ट करा दिया है, अच्छे से सब चीज समझा दी है। आरपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, वो भी सॉल्व करवा दिया है। ये सेम क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया है, उसका आंसर अब 0.83 ग्राम पर डे हो गया है, ठीक है, पर केजी बॉडी वेट हो गया है। तो इसी की वजह से जो है, अगर 55 वेट है फीमेल का तो शायद 46 ग्राम प्रोटीन लेना है ना, 46 ग्राम प्रोटीन लेना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आरपीएससी में, ना जाने अभी लैब असिस्टेंट में किसी में पूछा गया है। 46 ग्राम हो गया है प्रोटीन, क्योंकि अब 55 है, लेकिन हमें किस हिसाब से लेना है, 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। क्लियर है, 1 ग्राम नहीं लेना है। पहले क्या था, 55 वेट है तो 55 ग्राम प्रोटीन ले लो, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से उच्च संवेग का कारण क्या है। आपके संवेग, आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, उसके क्या कारण है बताइए, उसके क्या कारण है। तो आप शारीरिक रूप से दुखी हैं, आप मानसिक रूप से दुखी हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसी स्थिति है, तो सभी जो है आपके कारण हो सकते हैं आपके हाई इमोशंस के। हाई इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, आप रो रहे हैं ज्यादा, आप गुस्से में हैं ज्यादा, आप परेशान हैं, आप एंजाइटी में, आप स्ट्रेस में हैं, कुछ भी आपके हाई इमोशंस हो सकते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, करघे का मुख्य भाग है करघा लूम होता है। लूम वह यंत्र है जिसपे वस्त्र का निर्माण होता है। हम बुनाई करते हैं, हम वीविंग कर पाते हैं करघे के थ्रू, ठीक है। तो करघे में आपके वॉब बीम होता है, और आपके क्लॉथ बीम होता है, आपके हार्नेस होती है, शटल होती है, आपको सब पता है। तो ये सब आपके जो है करघे के मुख्य भाग हैं। करघा देख लीजिए, ये करघा रहा, ठीक है। सबको पता है करघे में क्या क्या होता है। करघे के मुख्य भाग क्या है, वॉब बीम जिसपे आपके ताने के धागे लपेटे हुए होते हैं। हार्नेस क्या करते हैं, ताने के धागों को ऊपर नीचे कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं, इन्हीं के बीच से आपके शटल गुजरती है। शटल जिसमें बाने का धागा भरा होता है, ठीक है, और जो आपके लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाती रहती है। और ये रीड जो कि ताने और बाने के धागे को आपस में ठोकने का काम या मिलाने का काम करती है, वो रीड करती है। और ये क्या है, क्लॉथ बीम, जिस पर आपके बना हुआ कपड़ा लिपटता रहता है, उसको हम क्लॉथ बीम बोलते हैं। क्लियर है, तो ये आपके क्या है, ये आपकी करघा है। नेक्स्ट देखिए, पानी के स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं। पानी को स्टरलाइज करना है, पानी को क्लीन करना है, तो हम क्या क्या यूज करेंगे, हम क्लोरीन, साइट्रिक एसिड, ब्लीचिंग सब कुछ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवधि को क्या बोलते हैं, ठीक है। गर्भाधान से आपके गर्भाधान हो गया है, मतलब कॉन्सेप्शन टू 2 वीक्स की अवधि आपकी क्या कहलाती है। अब देखो इसमें बीजावस्था दिया है, वही बीजावस्था, डिम्बावस्था, हिंदी में 75 नाम है एक चीज के, 75 नाम, ठीक है। जो बेचारे केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाए, या तो फिर वो 75 नाम याद रखें। और इंग्लिश में पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस, ठीक है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। तो जाइगोटिक पीरियड 0 to 2 वीक है, 2 to 8 वीक एम्ब्रियो है, 8 to बर्थ फीटस पीरियड है। हिंदी में देखना बीजावस्था, डिम्बावस्था, और ना जाने कौन कौन, अभी मैं डिम्ब ग्रंथि हूं, मैं कंफ्यूज हो गई है, मैं मेल्स में बताने लग गई डिम्ब ग्रंथि, मेरा भी पता नहीं क्या, क्योंकि हिंदी में एक्चुअली मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं टर्म्स को, जो अनाटमी है वो मैं प्रेफर करती हूँ इंग्लिश में ही पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में कम नाम होते हैं और हिंदी में एक एक चीज के बहुत नाम है। हिंदी सरल नहीं है, हिंदी बहुत कठिन लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत कठिन। और बायोलॉजी तो बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं वो पगला जाते हैं, इसलिए तो कुछ टर्म्स इंग्लिश के एज इट इज हिंदी में लिखे जाते हैं, उसको आप हिंदी में वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है।
फिलहाल गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवधि आपके बीजावस्था, इसको डिंबावस्था, और कोई अवस्था हो तो मुझे बता देना। इन 2 के नाम से जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसे जाइगोटिक पीरियड बोलते हैं, पीरियड ऑफ जाइगोट बोलते हैं, जो कि 0 to 2 वीक का होता है। 61, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है बताइए। जो मच्छर भगाने वाली दवाएं होती है उनमें क्या मिलाते हैं। इसमें एलिथ्रीन होता है, ठीक है। एलिथ्रीन क्या होता है, एलिथ्रीन। जो मच्छर भगाने वाली दवा हमारे घर में छिड़की जाती है, आते हैं नगर पालिका से, उसमें एलिथ्रीन होता है। नेक्स्ट देखिए, डाउन सिंड्रोम आपको पता है जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। 2 होने चाहिए क्रोमोसोम्स के जोड़े, एक में मतलब 2 होने चाहिए जबकि 3 होते हैं, ट्राइसोमी होती है डाउन सिंड्रोम में। तो बताइए क्या है, तो मैंने बता ही दिया, ये गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। संरचना में नहीं, सॉरी, संख्या में ट्राइसोमी है ना, संख्या में, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। कितने होने चाहिए, मान लीजिए XX है तो होने चाहिए यहाँ पर XXY होगा, 3 होंगे, ट्राइसोमी होगी। ट्राइसोमी मतलब 3 होते हैं, ठीक है। 46 गुणसूत्र होने चाहिए तो 47 होंगे। 21वां जोड़ा जो है वो 2 के बजाय 3 होते हैं, तो इसी को हम ट्राइसोमी बोलते हैं, इसी को हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। संरचना मतलब स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आते हैं, उनकी संख्या में परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, चेचक का टीका किसने दिया। ये जो सेट है 2009 का, यहां से 3 या 4 क्वेश्चन आपके लास्ट टीजीटी 2021 में पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन यहां से टीजीटी 2021 में पूछे गए हैं, ठीक है। चेचक का टीका आपके किसने दिया है, चेचक का टीका आपके एडवर्ड जेनर ने दिया है, बिल्कुल। जोनास साल्क का नाम हम लेते हैं पोलियो के टीके के लिए, ठीक है। लुईस पाश्चर आपके हो गए रेबीज के टीके के लिए। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, रिप्स के कितने जोड़े होते हैं। तो रिप्स के जोड़े अगर की हम बात करें तो 12 होते हैं, मतलब टोटल 24 रिप्स हमारी पसलियां जो है कितनी है, टोटल 24 है, जोड़े में है 12 रिप्स हैं। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, रिप्स आपको पता ही है। जिसमें ऊपर की जो आपको रेड कलर की दिख रही है, इन्हें हम ट्रू रिप्स बोलते हैं। ट्रू रिप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आगे स्टर्नम बोन है उसके साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। और ये 7 होती हैं संख्या में। 8, 9, 10 वाली आपके फॉल्स रिप्स कहलाती हैं। फॉल्स मतलब झूठी रिप्स कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, ये 7वीं वाली रिप्स से जुड़ जाती हैं। ये देखिए, ये 7वीं वाली रिप्स से जुड़ जाती हैं जाके, और फिर ये जो है स्टर्नम से जुड़ती हैं, ठीक है। और 11 और 12 नंबर वाली फ्लोटिंग रिप्स कहलाती हैं, मतलब वो हवा में तैरने वाली आपके रिप्स हैं, पसलियां हैं, वो आगे स्टर्नम से कहीं से जुड़ी नहीं पाती हैं। वो पीछे वर्टिवर्स कॉलम से तो आती हैं लेकिन आगे हवा में रहती हैं, ठीक है। तो आपकी कितनी होती हैं, 12 होती हैं, जिसमें 7 ट्रू होती हैं, 3 आपके झूठी होती है, मतलब फॉल्स रिप्स होती हैं। फॉल्स क्यों होती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़ के 7वीं वाली से जुड़ जाती हैं और फिर आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं। स्टर्नम आपकी ये हंसली की हड्डी बोल दीजिए या आगे की हड्डी बोल दीजिए, चाहे इसे हंसली की हड्डी बोलते हैं, मुझे पता नहीं। स्टर्नम बोन आपकी सीने की हड्डी जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से रेशे तने का उत्पादन नहीं है। आपको पता है फाइबर्स आपको प्लांट्स के कई सारे भाग से मिलते हैं, बीज से मिलते हैं, तने से मिलते हैं, पत्ती से मिलते हैं। तो बताइए, आपको पता है तने से आपको लिनिन मिलता है, जूट मिलता है, पटसन मिलता है, जबकि कपास और कपोक आपको बीज से मिलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन। 66 बताइए, लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है। लाइपेज बताइए पहले किसका पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है। तो लाइपेज वसा के पाचन के लिए जरूरी है। और आपको मैं चीज पढ़ा चुकी हूँ कि वसा का पाचन हमेशा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बहुत मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बहुत थोड़ा सा जो है वो आपके पेट में हो जाता है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है। लेकिन यहाँ आपका आंसर होगा आंतों में, क्योंकि सर्वाधिक या बोले हम कंप्लीट डाइजेशन वसा का जो है वो आपके आंत में ही होता है, जबकि मुंह में लाइपेज नहीं पाया जाता है ना। मुंह में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। पूरा डाइजेशन में आपको कई बार करा चुकी हूं, आप ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। आमाशय में होता है लेकिन इतना नहीं होता, बहुत थोड़ा सा होता है, और उसे हम गैस्ट्रिक लाइपेज के नाम से जानते हैं। लेकिन ये इतना नहीं तोड़ पाता वसा को, ये नहीं तोड़ पाता, बहुत थोड़े अमाउंट में होता है। लार्जर अमाउंट में लाइपेज जो है वो पेनक्रियाटिक लाइपेज निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है, और वसा का कंप्लीट पाचन आपके इंटेस्टाइन में हो पाता है, क्योंकि बाइल भी जरूरी है वसा के पाचन के लिए, क्योंकि बाइल वसा का एमल्सिफिकेशन कर पाता है, वसा का चकनाचूर कर पाता है, छोटे छोटे टुकड़े में वसा को पाइसीकृत कर पाता है, तोड़ पाता है, ठीक है। तब लाइपेज एंजाइम जब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर अच्छे से काम करता है और वसा का पाचन कर पाता है। तो यहाँ आंसर होगा आंतों में, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। आपकी हार्ट की जो स्पंदन है, जो हार्ट बीट करता है, ये कौन आपके करता है कंट्रोल? ये आपके ऐसे नोड करती है। ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं। मैंने ये चीज आपको बताई। हार्ट में 2 नोड होती हैं, ठीक है। ये हार्ट है, यहाँ पर ऐसे नोड है क्यों, जो कि आपके एट्रियम वाले भाग में होती है। ऊपर जो आलिंद वाला भाग है उसमें ऐसे नोड है, और नीचे आपके एवी नोड्स होती हैं। एवी नोड्स आपके वेंट्रिकल वाले भाग में है, मतलब निलय वाले भाग में है। पहले सिग्नल यहाँ आता है, पहले ये वाली चीज काम करती है, फिर सिग्नल्स आपके एवी नोड्स तक जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो है ये क्या हो जाएगा, आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवी नोड्स होती हैं, सॉरी ऐसे नोट्स होती हैं। लेकिन हाँ, हृदय स्पंदन आपके नियंत्रित होता है सिंपैथिक तंत्र द्वारा। सिंपैथिक जो आपके नर्वस सिस्टम है वो इसको कंट्रोल करता है। आपके रेस्पायरेशन है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन है, या आपके हार्ट की मूवमेंट है, गति है, सब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? तो बताइए, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है और प्रेगनेंसी को कौन कंट्रोल करता है? या कंट्रोल नहीं, सपोर्ट करता है। कंट्रोल तो नहीं बोल सकते, सपोर्ट करता है। एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ज्यादा जरूरी है। मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पढ़ाई है। 2 चेंजेस चलते हैं, यूटेराइन चेंजेस चलता है, मतलब यूट्रस में होने वाले परिवर्तन एक साथ चलते हैं, और ओवरीज में होने वाले परिवर्तन एक साथ चलते हैं। ध्यान से मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। 3 फेजेस आती हैं, ल्यूटियल फेज वगैरह, ऐसा करके मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। एस्ट्रोजन जरूरी है आपके, ये जो मान लीजिए ये ओवरीज है, ओवरीज में आपके अंडे को परिपक्व करने के लिए, इतना बड़ा अंडा हो जाता है ग्रेफियन फॉलिकल, इसको पूरे को मैच्योर करने के लिए आपके एस्ट्रोजन जरूरी है। फिर ये फट जाता है तो यहां से आपके oocyte बाहर निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte, जिसे आप जनरली ओवम बोल देते हैं। हालांकि ये ओवम नहीं होता, इसको सेकेंडरी oocyte होता है, बट ठीक है आप ओवम बोल देते हैं। ये ओवम बाहर निकल जाता है। फिर जो ये टुकड़े बचते हैं कार्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करते हैं। ये ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो अंडा निषेचित होगा या अंडा निषेचित नहीं होगा। अगर निषेचित हो गया तो प्रेगनेंसी होगी, तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाने के लिए ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन चाहिए। तभी तो जब आपके मेनोपॉज हो जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मेनोपॉज हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई, एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में गिर जाता है, एस्ट्रोजन अब बन ही नहीं पा रहा है, तभी तो मेनोपॉज हुआ। एक एज के बाद सब कुछ रुकने लगता है, डिग्रेडेशन आने लगता है बॉडी के अंदर, और जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में गिरने लगता है तो एक ऑस्टियोपोरोसिस भी देखने के लिए मिलने लगता है। फीमेल्स में इसलिए ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होता है। उसके कई कारण है, उसका विटामिन डी भी है, कैल्शियम का रिडक्शन भी है, डिडक्शन भी है, इसके साथ साथ एस्ट्रोजन लेवल भी गिरना ऑस्टियोपोरोसिस का कारण होता है। क्लियर है? मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मासिक धर्म का रुक जाना, तो ऐसे आपके एस्ट्रोजन हो जाएगा। ग्लाइकोजन का विघटन और संश्लेषण की क्रिया बताइए कहाँ होती है? ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है, मतलब जेनेसिस हो रहा है, लाइसिस हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस आपको मैंने कितनी बार समझाया, ये दोनों प्रोसेस आपके लिवर में होता है। ग्लाइकोजन का विघटन मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का संश्लेषण मतलब ग्लाइकोजेनेसिस। ये दोनों प्रोसेस कहाँ होती हैं? लिवर में होती हैं। नेक्स्ट देखिए, पल्मोनरी शिरा मतलब पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी टर्म आपके लंग से जुड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हेपाटिक टर्म आपके लिवर से जुड़ा होता है, पल्मोनरी टर्म आपके लंग से जुड़ा होता है। तो वो शिरा बताइए जो आपके लंग्स से आ रही है, तो पल्मोनरी शिरा है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, हमें ये चीज पता है। ये शिराओं का अपवाद है, कोई अपवाद वगैरह नहीं है। शिराओं का काम होता है बॉडी के ऑर्गन से ब्लड ला करके हार्ट को देना, वही काम ये पल्मोनरी शिरा करती है। लंग्स एक ऑर्गन ही है, और ऑर्गन से ये ब्लड लेकर के हार्ट को दे रही है। बस इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें वो रक्त होता है जिसमें बहुत सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ये आपके शुद्ध रक्त दे रही है, शुद्ध रक्त दे रही है हृदय को, शुद्ध रक्त हृदय को दे रही है, ठीक है। हृदय से नहीं दे रही है, ये शुद्ध रक्त ला करके हृदय को दे रही है। क्लियर है? हृदय से कैसे दे देगी? शुद्ध रक्त हृदय को दे रही है भाई, लंग्स से ला रही है। पल्मोनरी वेन बॉडी के वो जो लंग्स है वो ऑर्गन है ना, और शिराओं का काम ही होता है शरीर के सारे गंदे खून को ला करके हार्ट को देना। पर पल्मोनरी वेन एक अपवाद है, उसमें सबसे ज्यादा शुद्ध रक्त होता है, लेकिन ला तो वो ऑर्गन से ही रही है ना, लंग्स एक ऑर्गन ही है ना, ऑर्गन से ब्लड ला रही है, भले ही वो ऑक्सीजनेटेड ला रही है, लेकिन देगी तो हार्ट को ही ना। और हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है अरोटा के थ्रू, ठीक है। अरोटा जो कि सबसे बड़ी धमनी है, उसके थ्रू जाता है पूरी बॉडी में। अरोटा, फिर छोटी धमनियों में, फिर सबसे छोटी धमनियों में टूटती है। पूरी साइकिल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये शुद्ध रक्त हृदय को देती है, हृदय से नहीं देती है, हृदय को देती है शुद्ध रक्त। फिर जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, जो बायां निलय होता है, वो
पुश करता है बहुत तेजी से और 120 का प्रेशर लगता है और अरोटा से फिर ब्लड पूरे में सर्कुलेट होता है, ठीक है, अरोटा से अलग धमनियों में, फिर धमनियों में जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, श्वेत रक्त कण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आती है? अब आपकी बॉडी में आपको पता है इम्यूनिटी दो तरीके से आप लेते हैं, एक आपकी होती है नेचुरल और एक होती है आपकी एक्वायर्ड, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेचुरल इम्यूनिटी हमारी WBC है और एक्वायर्ड जो हम अर्जित करते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। हम वैक्सीनेशन लेते हैं, टीबी का टीका लेते हैं, चेचक का टीका लेते हैं, दुनिया के टीके जो बच्चों को लगते हैं वो अर्जित है, ठीक है, एक्वायर्ड है। जबकि हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो WBC है। इसके अलावा आपके एंटीबॉडीज हैं, ब्लड में पाई जाती हैं, तो ये प्राकृतिक रोग क्षमता है। क्लियर? नेक्स्ट आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है? ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, विषाणु से कौन सी बीमारी होती है, जरूर मिलेगा देखने के लिए। तो आपको पता है टाइफाइड, तपेदिक डिप्थीरिया आपके जीवाणु से होने वाले रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट बताइए, खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए कौन प्रभावी है? सोडियम बेंजोइड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, सॉर्बिक एसिड। तो आपको पता है हम लोग प्रिजर्वेटिव के रूप में फूड्स में या स्क्वैश, जैम, जेली वगैरह में सोडियम बेंजोइड का यूज करते हैं। हालांकि ये अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी। लंबी अवधि में बुखार की ऊर्जा में कितनी आवश्यकता बढ़ जाती है? बहुत लंबी अवधि तक अगर फीवर है तो किस चीज की, मतलब बुखार की जो है ऊर्जा की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो लगभग आपके 15 से 20% तक जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतना टिश्यू ब्रेक डाउन हो रहा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है ना। नेक्स्ट देखिए, भोजन में जानबूझकर आप मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जो भोजन में जानबूझकर क्या मिलाते हैं हम? भोजन में जानबूझकर हम अडल्ट्रेशन करते हैं। फंगस, जीवाणु वगैरह हम जानबूझ के नहीं मिलाते, ठीक है। हम दूध में पानी मिलाते हैं, स्टार्च मिलाते हैं, या हम कंकड़ पत्थर मिलाते हैं दाल वगैरह में, तो हम स्टार्च, जल, हानिकारक रंग जानबूझकर मिलाते हैं, जबकि कीटनाशक, लार्वा, बैक्टीरिया वगैरह थोड़ी मिलाते हैं भोजन में। नेक्स्ट देखिए, लंबी गर्दन वाली स्त्री है, उसके ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? अगर लंबी लंबी गर्दन है तो उसके ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? चौकोर गला होना चाहिए। उसकी लंबी लंबी गर्दन है तो उसका थोड़ा गला जो है वो ऐसे चौकोर में होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई खैर चौकोर गला वो पहनेगी तो अच्छी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वस्त्र में क्षैतिज व आड़ी रेखाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल है, आड़ी मतलब लेटी हुई, और लंबी लंबी ये होती हैं आपके वर्टिकल, ठीक है, और ये होती हैं आपके डायगोनल, और ये होती हैं आपके कर्व्ड। तो पड़ी रेखा पूछ रहे हैं आपके, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या दर्शाती हैं? मोटाई अधिक दिखाती हैं, लंबाई कम दिखाती हैं, दोनों। क्या हो जाएगा आंसर इसका? भाई दोनों। अगर लंबी कोई लड़की है और बहुत पतली है तो वो ऐसी चीज पहने कि उसमें पड़ी पड़ी रेखाएं हो, उसकी लंबाई भी कम दिखेगी और मोटाई भी दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में स्वयं से भोजन करने का कौशल कब आता है? तो जब बच्चे, आप कहते हैं कि 8 महीने का बच्चा जो है उसके अंदर ये कौशल डेवलप होने लगता है। हाँ, बुक्स में लिखा है, क्योंकि वो अपनी बोतल पकड़ लेता है ऑब्वियसली, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं पकड़ पाता है ना। अपनी बोतल पकड़ लेता है, लेकिन हम कह रहे हैं खाना खाने लगा है, बच्चा खाना खाने लगा है, तो स्वयं से भोजन करने लगा है। तो आपके इसमें आंसर हो जाएगा 3 से 4 वर्ष का बच्चा। 3 से 4 साल का बच्चा आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे, आराम से अपना खाना खुद से खा सकता है, चम्मच से राइस खा सकता है, दाल पी सकता है ना, रोटी भी तोड़ के खा सकता है, आराम से खा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बाल विकास का अध्ययन है। ये सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं, मैम हमें तो गर्भावस्था से मृत्यु तक पता है। ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी 2009 में पूछा गया है। और बाल विकास का अध्ययन किशोरावस्था तक होता है, ना कि मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक होता है। वृद्धावस्था तक मानव विकास का अध्ययन होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक मानव विकास में पढ़ते हैं, बाल विकास में नहीं पढ़ते। हम किशोर अवस्था तक बच्चे को बालक बोलते हैं, और जहां वो 18 के ऊपर हो जाता है वो अडल्ट हो जाता है। तो वयस्का अवस्था जो है और वृद्धावस्था जो है, अडल्टहुड और ओल्ड एज, हम नहीं पढ़ते हैं बाल विकास में, सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ते हैं किशोरावस्था तक, ठीक है। तो ये चीज बहुत बच्चे कह रहे थे, लेकिन मैंने तो बताया था, हालांकि इसका आंसर किशोरावस्था तक ही होता है। मानव विकास, बाल विकास में डिफरेंस ही यही है कि मानव विकास में हम जन्म से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन करते हैं, जबकि बाल विकास में हम जन्म से पहले का, वो तो प्री जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो तो दोनों में पढ़ते हैं, मानव विकास में भी पढ़ते हैं, बाल विकास में भी पढ़ते हैं, क्योंकि मानव का विकास आप पढ़ ही नहीं सकते तो आप प्रेगनेंसी नहीं पढ़ेंगे। तो प्रेगनेंसी तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव विकास में, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बाल विकास में। ओके, निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण आपके अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है? मतलब ब्लाइंडनेस आ सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। किसकी? आर्जिमोन तेल जो आप पी रहे हैं, ज्यादा आपके मिलाया जाता है सरसों के तेल में, इससे ज्यादा बीमारियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खेसारी दाल से आपके लथाइरिज्म होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और मेटालिन येलो जो है वो आपके हल्दी में मिलाया जाता है।
अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? औपचारिक शिक्षा की पूर्ति, जनता में शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का बजट कम कर दें, विद्यालयों का एकाधिकार ही समाप्त कर दें। तो जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, यही इनफॉर्मल एजुकेशन का ऑब्जेक्ट है। ना कि स्कूल बंद कर दो, ना कि शिक्षा का बजट कम कर दो, ना कि ये कि फॉर्मल एजुकेशन जिन्हें नहीं मिल पा रही है अगर तो पूर्ति कर दो, ऐसा नहीं होता है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। टीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपको पता है ये किसका है? कोडजिन का है, व्यवहारिक विज्ञान। ये क्वेश्चन देखिए, जापानी पुष्प सज्जा में सो, ये भी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो सिन सो हाइकी से आप जानते ही हैं, सिन स्वर्ग को, सो मनुष्य को, और हाइकी जो है आपके पृथ्वी को, तो मनुष्य से संबंधित है सो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बताइए कौन सा इसमें से सुमेलित है, आंसर कर दीजिए। जो आपके पास ऑप्शंस लिखे हुए हैं इसमें शायद ये आंसर नहीं कर पाए हैं। ऑर्लॉन, नायलॉन, डेक्रॉन रासायनिक रेशे हैं, इसमें क्या नहीं कर पाए? तो सही बात है, ऑर्लॉन, नायलॉन, डेक्रॉन रासायनिक रेशे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। मुझे तो पहला ही सही लग रहा है ना? ऑर्लॉन, नायलॉन, डेक्रॉन ये सब रासायनिक रेशे तो हैं, मुझे तो पहला ही सही लग रहा है। इसमें क्या गलत है? पहला ही आंसर सही है। चलिए, जबकि सीसल, शेषम, रेशम और ऊन जानता, तो भाई सीसल नहीं है, रेशम ऊन जान तब ठीक है। लिनन, रेयन और रेमी, भाई रेयन जो है वानस्पतिक नहीं है, जबकि लिनन और रेमी ठीक है। एस्बेस्टॉस, सोना, कायन खनिज रेशे हैं, एस्बेस्टॉस भी है, सोना भी है, खनिज रेशे। अभी कायन नहीं पता मुझे, फिलहाल ये दोनों खनिज रेशे हैं, लेकिन मुझे तो पहला ही सही लग रहा है। ऑर्लॉन, डेक्रॉन और नायलॉन ये सब रासायनिक रेशे हैं, सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, मेरे को तो पहला ही सही लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, कम प्रोटीन वाला आहार आप किस में देंगे? पीलिया में, जलने में, कुपोषण में, बुखार में? जलने में ज्यादा प्रोटीन देंगे क्योंकि टिश्यूज बर्न हो गए हैं, सेल बर्न हो गए हैं। बुखार में ज्यादा प्रोटीन देंगे क्योंकि टिश्यूज टूट रहे हैं, सेल टूट रहे हैं। कुपोषण में ज्यादा प्रोटीन देंगे, पैम है प्रोटीन की कमी से ही हो रहा है, क्वेश्चन प्रोटीन की कमी से ही हो रहा है। पीलिया में हम प्रोटीन की मात्रा कम कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था से पार्टुनेट अवस्था होती है, टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन ये, तो आपको पता है इन्फेंसी को दो भाग में बांटते हैं, पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट, पीरियड ऑफ नियोनेट। ये चीज मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी, बहुत पहले जब बाल विकास का भी पढ़ाया है। और जन्म से 30 मिनट का होता है, तब भी एक लड़की मेरे से बराबर बहस करी थी कि जन्म से 15 मिनट होता है, 15 मिनट। मैंने चल तू 15 मिनट मान ले, मैंने तो 30 मिनट पढ़ाया, मैं 30 ही मिनट बताऊंगी कि जन्म से 30 मिनट की अवधि जो होती है वो पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट कहलाती है, फिर नियोनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाल मनोविज्ञान एक अध्ययन है, ये डेफिनेशन है, किसने दी है? जो कि आपके गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है, क्रो एंड क्रो। ये भी यही बोलते हैं कि बाल विकास गर्भकाल से स्टार्ट होता है, किशोरावस्था तक जाता है, क्रो एंड क्रो जी बोलते हैं ये बात। इनमें से कौन सा गलत है? आंसर करिए। 1 घंटा हो गया, अभी 88 नंबर के क्वेश्चन पे ही हम पढ़े हुए हैं, जल्दी जल्दी करिए। कि प्रथा रूढ़िवादी होती है, सरलता से नहीं बदल सकते, बिल्कुल। कोई प्रथा है, आज भी जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे देश में है। आज भी कुछ लोग लड़कों को पढ़ाना ज्यादा अच्छा समझते हैं, लड़कियों को पढ़ाना ज्यादा अच्छा नहीं समझते हैं। आज भी काफी तबकों में, जो नीचे तबके हैं, मतलब जो थोड़ी लोअर क्लास सोसाइटी है, वहां पर आज भी ये चीज देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मेल डोमिनेट करते हैं। ठीक है, प्रथा का आधार समाज है, बिल्कुल। ये सब कुप्रथाएं समाज ने बनाई है, भगवान ने बना के नहीं भेजा है। भगवान ने नहीं कहा कि औरत को मत पढ़ाओ, औरत पे कम दिमाग है, औरत का दिमाग घुटनों में है, ये जो बातें हैं ये सब समाज बनाता है। ठीक है, भगवान ने नहीं बोला कि आदमी का दिमाग जो उस पर 4 मैंने दिमाग लगा के भेजे हैं, सेरिब्रम 4 लगा के भेजे हैं। भगवान ने सबको बराबर बना के भेजा है, बस भगवान ने फीमेल को और ताकतवर बना के भेजा है, उसको फर्टाइल बना के भेजा है ज्यादा। मेल भी है, अगर मेल नहीं होगा तो कोई भी फीमेल फर्टाइल नहीं हो सकती। दोनों को भगवान ने बराबर बना के भेजा है, बस फीमेल को ज्यादा जिम्मेदारी दी है कि वो एक बच्चा भी पैदा कर सकती है, वो एक बच्चे को जन्म दे सके। ठीक है, उसका लालन पोषण कर सके, क्योंकि उसके अंदर मातृत्व भावना ज्यादा होती है। बाकी भगवान ने कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, ना हवा, पानी, धूप, मिट्टी बांटने में, सब समाज ने किया है। सब समाज ने सोसाइटी बनाई है, हायर, लोअर क्लास, मिडिल, अपर, ये सब समाज का किया हुआ है। प्रथा स्थिर और दृढ़ होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, बिल्कुल। अगर आज एक बच्चा अपने घर में देख रहा है कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मार रहे हैं, मेरे पापा डोमिनेट कर रहे हैं, वो ये सब सीखेगा, वो भी वही करेगा अपनी वाइफ के साथ, आगे बच्चे उसके वही सीखेंगे। प्रथा अल्पकालिक होती है, ये बात बिल्कुल बेकार है। प्रथा बहुत लंबे समय तक चलती है, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बाल विवाह, आज भी राजस्थान के कहीं कहीं बाल विवाह देखने को मिलता है, जबकि कितना बाल विवाह के ऊपर कलेश हुआ। आज भी जो है आपके सती प्रथा को हम कह सकते हैं एक हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी बाल विवाह देखने के लिए मिल जाता है। और बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी, जेंडर स्टीरियोटाइप तो आज भी है। ठीक है, आज भी है, आज भी लड़कियां बूढ़ में आपके वूम में मारी जाती हैं। सबको लगता है कि लड़की पैदा होगी तो हमें उसको पढ़ाने के लिए पैसा, उसके दहेज, उसकी इज्जत वगैरह, पता नहीं क्या क्या समाज में कुप्रथाएं हैं जो फैली हुई हैं। तो प्रथा अल्पकालिक होती है, ये बात बिल्कुल झूठी है। प्रथाएं लंबे समय तक चलती हैं, ये बात सही है।
नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन के निर्माण करता कौन है? तो रेयॉन आपके दो तरीके के होते हैं, एक नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन होता है और एक, या आप बोल सकते हैं रेयॉन आपके दो तरीके के होते हैं, एक सेल्यूलोजिक रेयॉन होता है, एक आपके एसीटेट रेयॉन होता है। सेल्यूलोजिक रेयॉन में आपके तीन आते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज और आपके क्रूपामोनियम और आपके ये कौन सा था, विस्कस रेयॉन, ठीक है, जिसमें विस्कस रेयॉन ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि उसको बनाने का निर्माण का खर्चा कम आता है, इसलिए वो ज्यादा यूज होता है। और दूसरा होता है एसीटेट रेयॉन, समझ में आ गया, जो कि आपके सूखी कताई से बनता है। कुछ बच्चे आज तक इसी चीज में कंफ्यूज है, पढ़ते तो सब है कोचिंग वगैरह में, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपका पहले भी क्लियर किया हुआ है कि रेयॉन दो तरीके का होता है, सेल्यूलोजिक एंड एसीटेट। सेल्यूलोजिक फर्दर तीन में डिवाइडेड है, नाइट्रोसेल्यूलोज में और आपके इसमें विस्कस में एंड आपके क्रूपामोनियम में। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन के निर्माण करता कौन है, आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। इसके आपके जॉर्ज एडमर्स हैं, ठीक है, जबकि विस्कस रेयॉन के बेबर हैं और आपके एल.एस. डिस्पजीज जो है वो क्रूपामोनियम रेयॉन के निर्माण करता है। और रेयॉन के अगर आपसे फादर पूछा जाए तो आपको पता ही है, हिलेरी डी कार्डोनेट करके उनका नाम है ना, ई हिलेरियर करके, वो रेयॉन के निर्माण करता है, फादर है। निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? तो आपको पता है फ्रिज में आपके सबके कंट्रोलर लगा होता है, नियामक लगा होता है, आप उसको घुमाते हैं, उसको 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे कर सकते हैं ना। गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर कर लेते हैं, विंटर्स में कम कर लेते हैं। अभी सबका टेम्परेचर कम होने लगा होगा, फ्रिज का सब कम कर लेते हैं, ठंडा ज्यादा होने लगता है। नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था में लोहे की मात्रा बताइए। लोहे की मात्रा देखिए, ये 2010 वाले उससे है, अभी 2020 वाले से आपको करना है, जो कि मेरे हिसाब से 27 है शायद, ठीक है, 27 ही है मेरे अकॉर्डिंग। एक बार प्लीज चेक कर लेना, गर्भावस्था में जो आपके आयरन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, एक बार प्लीज चेक कर लेना, ठीक, क्योंकि आरडीए 2 बार रिवाइज हुआ है, आरडीए 2 बार रिवाइज हुआ है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्या हो चुका है 2020 के अकॉर्डिंग अब आप आंसर करेंगे, 2010 के अकॉर्डिंग नहीं। नेक्स्ट देखिए, शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है? देखिए, मेटाबॉलिज्म में, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कराने में आपके जो एंटेरोसाइट सेल हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें एब्जॉर्ब कराने में न्यूट्रिएंट्स को, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सबसे ज्यादा सोडियम अफेक्ट करता है, सोडियम, ये बात ध्यान रखिएगा। सोडियम आयंस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराने में भी हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं, बहुत अलग ही ये टॉपिक है, कभी पढ़ाऊंगी मैं, समझाऊंगी, जो क्या करते हैं अंदर आने जाने में हेल्प करते हैं। मैंने आपको बताया ना, जो सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको बताया ना, इसमें प्रोटीन्स लगे होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये प्रोटीन जो है ये एज अ कैरियर, एज अ चैनल काम करते हैं, अपने अंदर से न्यूट्रिएंट्स को निकलने देते हैं। मैंने ये चीज समझाई है कि नहीं समझाई आपको? तो इन सब में सोडियम बहुत हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन रक्त जमने के लिए आवश्यक है? आपको पता है बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग तभी हो पाएगी जब विटामिन के होगा, ठीक है। कितना प्लेटलेट्स हो, कितना थ्रोम्बोप्लास्टिन हो, कितना फाइब्रिनोजन हो, कुछ भी हो, के की बहुत जरूरत होती है, कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है, के की जरूरत होती है, तब जाके क्लॉटिंग हो पाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है, बताइए भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, स्वास्थ्य सेवाओं का निदेशालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, सब है, ये सभी जो हैं भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है। नेक्स्ट देखिए, हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं, हवा की परीक्षा, हम हवा को टेस्ट कैसे कर सकते हैं? इंद्रियों से, इंद्रियों से हम महसूस कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम फील कर सकते हैं अपनी स्किन पे एयर को, हम काटा थर्मामीटर द्वारा जो है, काटा थर्मामीटर के द्वारा हवा की परीक्षा कर सकते हैं। सब गूगल पे चेक करेंगे काटा थर्मामीटर क्या है। आराम की अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय से प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली रक्त की मात्रा होती है, कितना घुमा के पूछा है, सीधे सीधे नहीं पूछा कि ब्लड की हमारी बॉडी में कितनी मात्रा होती है। हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, बस वही आंसर हो जाएगा, चाहे वो 1 मिनट में हो, चाहे वो कितना भी हो। हार्ट 5 लीटर ब्लड को ही सर्कुलेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा ब्लड कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, संक्रामक रोगों के अस्थायी वाहक क्या होते हैं? संक्रामक रोग जो आपके डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे में फैलती हैं, तो संस्पर्श वाहक, उपशमी वाहक, प्रारंभ काहिक वाहक, मुझे तो इंग्लिश में मिला ही नहीं, क्वेश्चन में समझ ही नहीं पाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। हालांकि ये सभी वाहक हैं, तो ये सभी जो है संक्रामक रोगों के अस्थायी वाहक होंगे। ये क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में देखना है, मुझे देखना है इसको क्या बोलते हैं, इसको मुझे नहीं पता। फिलहाल इनमें से सभी इन्होंने आंसर किया है। फैगोसाइट्स क्या है? तो फैगोसाइट्स एक टाइप के WBC है, ठीक है। मैं टाइप्स ऑफ WBC पढ़ाने वाली हूँ बहुत जल्दी आपको, WBC कितने प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी में और किसका क्या फंक्शन होता है।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विषम है? हड्डियां कठोर और लचीली होती हैं, रंध्रीय होती हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, इसमें रक्त नलिका नहीं होती है। आंसर करिए, कौन सी बात इसमें झूठी है हड्डियों के लिए? भैया लोचमयी होती हैं, अगर लोचमयी नहीं होती तो आप अपना हाथ हिला नहीं पाते, ठीक है। लचीली मतलब रिजिड होते हैं, एकदम ऐसा नहीं होती, फ्लेक्सिबल भी होती हैं, हम मोड़ पाते हैं, हम अपनी कलाई घुमा पाते हैं, कुछ भी हम कहीं कहीं की बोन्स बहुत रिजिड होती हैं, जैसे आपके सूचर पाए जाते हैं, आपके जो हेड में पाया जाता है वो बिल्कुल भी हिलने नहीं देता, मूवेबल नहीं होता। लेकिन बाकी हमने पढ़ा है ना, ये हमारी कुछ जो हड्डियां हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो मूवेबल होती हैं, ठीक है। तो कठोर और लचीली होती हैं, ये बात गलत है, लचीली होती हैं, बोन्स हमारी थोड़ी सी लचीली होती हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये लोचमय हम इनकी वजह से कठोर तो होती है, लेकिन हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, तभी तो हम चल पाते हैं। अगर ये एकदम रिजिड होती है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देती ही नहीं, हम बिल्कुल चल फिर नहीं पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते, है ना। बाकी सब बातें सही हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा गलत है? बताइए। जल प्रदूषण से होने वाला रोग है, आपको पता है वाटर पॉल्यूशन से आपको पोलियोमाइलाइटिस होता है, बिल्कुल होता है। गोइटर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पेचिश भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिलिकोसिस नहीं होता, ठीक है। पेचिश तो हो सकता है ना, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका आपके वाटर से भी ट्रांसफर हो सकता है। और गोइटर में मान लीजिए आयोडीन की मात्रा या तो बिल्कुल कम है या है ही नहीं, कुछ भी, या फ्लोरीन है, ये सब आपके गोइटर में परेशानी दे सकता है। गोइटर मतलब घेंगा रोग, स्पेशली आयोडीन से रिलेटेड है, ठीक है। मान लीजिए पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में आयोडीन है या बहुत कम मात्रा में आयोडीन है, बिल्कुल भी आयोडीन नहीं है, तो गोइटर भी हो सकता है, ये बात ठीक है, एक कारण है जल प्रदूषण भी गोइटर का, आयोडीन के साथ साथ, ठीक है। लेकिन सिलिकोसिस तो किसी भी हाल में नहीं है। ओके, अब आप बोलेंगे पोलियो, तो पोलियो वायरस से होता है, लेकिन वो वायरस आता कहाँ से? आता तो वाटर से है ना, किसी किसी बच्चे में वाटर से ट्रांसफर हो जाता है, या किसी किसी बच्चे में कह सकते हैं कि उसको वैक्सीनेशन नहीं मिला लेकिन वो पानी पी रहा था। आप समझ रहे हो कि क्योंकि ट्रांसफर तो ये हो रहा है, वायरस किसी ना किसी, इनको कोई ना कोई माध्यम तो होता है, कुछ एयर के थ्रू पहुंच जाते हैं तो कुछ वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, बॉडीटूला पर्टुसिस से होने वाली बीमारी क्या है? बॉडीटूला पर्टुसिस से बताइए कौन सी बीमारी होती है? बॉडीटूला पर्टुसिस से आपके जो है वो काली खांसी होती है, वूपिंग कफ जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है? बताइए। सिलिकोसिस आपके ये सिलिका जो होता है उसके कण वगैरह के टूटे पत्थर, धूल की वजह से ये बीमारी होती है। स्पेशली सिलिकोसिस वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। हाँ, आपके एंटोनी लेवाइजर ने जो है, ये लेवाइजर ने आपके प्रमाणित किया कि एयर इज अ मिक्सचर। नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी क्या बढ़ाता है? तो विटामिन डी आपको पता ही है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में आपके 65 से 70% जो है वो जल की मात्रा होती है। तो यहाँ पर हम 70%, तो यहाँ हम 65% लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रसार शिक्षा का क्या ऑब्जेक्ट है? प्रसार शिक्षा का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ऑप्शन है? सबसे बड़ा और बिल्कुल सही लिखा है, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्ति की आवश्यकताएं, सब कल्याण करना है। नेक्स्ट देखिए, क्रीपर एज, ये आंसर गलत लगता है मुझे जो आयोग ने दिया है। क्रीपर एज क्रॉलिंग के बाद आती है। जब क्रॉलिंग ही आपके 8 से 9 महीने में आती है, तो क्रीपर एज उन्होंने 2 से 4 महीने में कैसे दे दी? मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था, ठीक है। जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले बच्चा रोलिंग करता है, फिर हीचिंग करता है, ठीक है। उसके बाद उसकी क्रॉलिंग आती है, फिर वो क्रीपिंग आती है। क्रॉलिंग हमेशा क्रीपिंग, मतलब जो क्रीपिंग है वो हमेशा आपके क्रॉलिंग के बाद आती है। क्रॉलिंग मतलब घिसकना, ठीक है। सबसे पहले बच्चा लुढ़कता है, रोलिंग करता है, फिर खिसकना स्टार्ट करता है, उसे हीचिंग बोलते हैं। फिर वो घिसना, अपने आप को घिसक घिसक के चलना स्टार्ट करता है। ये 4 से 5 महीने में लगभग 9 माह तक बच्चा करता है, और 9 माह की आयु में बच्चा क्रीपिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर वो खड़ा होना स्टार्ट करता है, फिर वो चलना स्टार्ट करता है। हमेशा मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा, मैंने डिफरेंस भी पढ़ा क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग के बीच में। क्रॉलिंग जब हो जाती है उसके बाद क्रीपिंग आती है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए था। इन्होंने बी दिया है, जो कि गलत दिया है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आंसर इन्होंने बी दिया है। 2 से 4 महीने का बच्चा क्रीप नहीं कर सकता। क्रीप का मतलब होता है कि वो रेंग रहा है, घिस रहा है अपने आप को किसी भी तरीके से, ठीक है। मैंने जितना पढ़ा नेट पर, तो मैंने डिफरेंस पढ़ा है, क्रॉलिंग के बाद ही क्रीपिंग आता है, और क्रॉलिंग आपके 4 से 5 महीने में स्टार्ट होती है। 9 महीने तक बच्चा क्रॉलिंग करता है आराम से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से किस पर टाइलिन का प्रभाव होता है? तो टाइलिन आपको पता है स्टार्च को और आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, शुगर्स हैं, स्टार्च है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए टाइलिन चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो आपको पता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए हमें फोलिक एसिड भी जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, दांतों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो आप जानते हैं, दांतों वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, कई बार मैंने दांत पढ़ाए हैं। दांत आपके बॉडी में 4 तरीके के होते हैं। इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। मोलर्स मतलब आपके, मोलर्स को क्या बोला जाता है? चवन्नक। और चवन्नक से पहले वाले क्या होते हैं? अग्रचवन्नक। शिशुओं में यही नहीं होते हैं, शिशुओं में यही नहीं होते हैं और लास्ट वाला मोलर नहीं होता है, इसलिए इनके टोटल 20 दांत होते हैं। जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, ठीक है। हमेशा मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत विकसित होते हैं। 52 दांत विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन में, 52 दांत टोटल निकलते हैं। लेकिन एक वयस्क के मुंह में 32 दांत होते हैं, ठीक है। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है। फूड को प्रिजर्व करने की कौन सी मेथड घरेलू है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। 110 का सभी हैं भाई। हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, नमक चीनी लगा के रख सकते हैं, मुरब्बा अचार बना के कुछ भी कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? आप देखिए, ध्यान से आंसर करिएगा। 2 या 2 से अधिक बोन्स आपस में जुड़ रही हैं। जब 2 या 2 से अधिक बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो ये जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे हाथों में जॉइंट्स, हमारे पैरों में, हमारी बॉडी में जॉइंट्स पाए जाते हैं। जॉइंट्स में आपको पढ़ा चुकी हूं, कई तरीके के जॉइंट्स होते हैं, है ना। हमारी बोन्स आपस में जुड़ रही हैं तो बोन्स को लिगामेंट जोड़ते हैं। लिगामेंट एक तरीके का टिश्यू है, आप ये समझ लो। लेकिन जॉइंट्स जो हमें मूव करने में भी हेल्प करती हैं। और इसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं, ठीक। तो ये संधि होगा, ये जॉइंट होगा। क्लियर है? यहाँ पे जॉइंट्स आएगा। 2 या 2 से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ के जॉइंट्स बनाती हैं। आपकी शोल्डर की पूरी हड्डी, आपके हाथ की हड्डी जो आपकी है ह्यूमरस, ये सब आपस में जुड़ रही हैं जॉइंट्स की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है, कौन सी बीमारी है इसमें से जो वायरस द्वारा फैलती है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। इनमें से कौन सी बीमारी है? तो चिकन पॉक्स। याद रख लिएगा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी। हालांकि मैं आगे चल के रिवीजन करवाऊंगी एग्जाम टाइम में, जब फाइनल रिवीजन होगा तब मैं करवाऊंगी भी, आप पढ़ते भी चलिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पीछे मलाशय, सामने मूत्राशय। मतलब पीछे होता है आपके मलाशय, रेक्टम वगैरह पीछे की साइड है, और आगे की साइड यूरिनरी सिस्टम है। तो ये इसके बीच में होता है फीमेल्स में यूट्रस, ठीक है। इसीलिए जब यूट्रस ये बढ़ जाता है, गर्भाशय, बच्चा होता है इसमें, तो पॉटी करने में फीमेल को प्रॉब्लम होती है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाती है, क्योंकि रेक्टम वगैरह भी दर्द हो जाए, मतलब दब जाते हैं, अच्छे से अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसमें आपके होता है गर्भाशय। यूट्रस जो है वो पीछे की तरफ उसके मलाशय है और आगे की तरफ उसमें यूरिनरी सिस्टम है, मूत्राशय है। आपके यूट्रस की स्थिति है ये। 115 का आंसर करेंगे सब। सामान्य मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना होता है? तो डेंसिटी पूछी है आपसे यूरिन की। यूरिन की डेंसिटी बता दीजिए। यहाँ पर 1.010 से लेकर 1.025 होती है यूरिन की डेंसिटी। लगभग 1.5 लीटर मनुष्य जो है वो यूरिन करता है। नेक्स्ट देखिए, अधिक मात्रा में हमें पानी को शुद्ध करना है तो क्या करेंगे? तो अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए हम उबाल सकते हैं, छान सकते हैं, क्लार्क विधि का यूज कर सकते हैं, इन सभी का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं होता? एक ये क्वेश्चन भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। शैशवावस्था में ये लोग बोलते हैं, इन्होंने शायद आंसर दिया है कि शैशवावस्था में बच्चों में डर नहीं होता। तो फिर भैया भय क्या है? जो कि वाटसन बोलते हैं कि भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है। तो भय और डर में डिफरेंस है। भय क्या है फिर? मेरे को समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, इसको किस हिसाब से आंसर किया गया है कि डर नहीं होता छोटे बच्चों में। तो फिर वाटसन तो कहते हैं भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है। फिर भय क्या है? भय और डर में क्या डिफरेंस है? भय को भी फियर बोलेंगे, डर को भी फियर बोलेंगे। जो मुझे लग रहा था वो उत्साह लग रहा था मुझे, कि उत्साह नहीं होता है छोटे बच्चों में। उत्साह किस चीज का? उत्साह जो ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जैसे बोल सकते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, उत्साह बहुत ज्यादा अर्ली चाइल्डहुड में देखने के लिए मिलती है। वो बच्चे ज्यादा उत्साहित रहते हैं कोई भी चीज करने के लिए, एकदम आप देखोगे भागे दौड़े रहेंगे। 2 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं वो थोड़े ज्यादा उत्साहित दिखते हैं मुझे। मेरे अकॉर्डिंग मुझे इसमें उत्साह आंसर लगा था, मुझे इसमें डर आंसर दे दिया है कि हाँ ये कह दो कि भाई उसके सामने सांप छोड़ दो, उसे कोई डर नहीं है। क्यों? तो केवल सांप छोड़ने के डर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। डर से मतलब है कि बच्चे को माँ से अलगाव का तो डर है, वो माँ की गोद में आके चुप हो जाता है।
जबकि आप 6 महीने में वो अजनबी समझने लगता है। तो 6-7 महीने का बच्चा अगर कोई और उसे गोद लेता है तो वो रोने लगता है, लेकिन अपने माँ बाप की गोदी में जाकर वो चुप हो जाता है। तो ये भी तो डर है, ये भी तो फियर है, ये भी तो भय है। और वाटसन कहते हैं कि बच्चे में जन्म से भय होता है, जन्म से जो है भय उसमें होता है। भय, क्रोध और आपके प्रेम, वाटसन के अकॉर्डिंग 3 संवेग हैं बच्चे के। यहाँ आंसर कर दिया है डर। पता नहीं, मैं इसका आंसर नहीं करूंगी, हालांकि इन्होंने इसको आंसर डर किया है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये आंसर सही नहीं लगा। किस बेस पे ये आंसर डर किया गया है ये थोड़ा मुझे भी समझना है। आप में से कोई जानता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया ना, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं एज अ फैसिलिटेटर मुझे नहीं समझ में आई, प्लीज मुझे समझाना अगर किसी को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आता हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 118, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? रेफ्रिजरेटर में क्रिस्पेटर, वैक्यूम में नोजल, प्रेशर कुकर में वेंट ट्यूब, ओवन में नोजल। क्या सुमेलित नहीं है? इसका भी शायद ये आंसर नहीं दे पाए हैं। रेफ्रिजरेटर में क्रिस्पर, वैक्यूम में नोजल, प्रेशर कुकर में वेंट ट्यूब, नोजल, ये सभी इसमें होते ही हैं, तो इन्होंने इसको आंसर नहीं किया है, स्टार मार्क कर दिया है, ठीक है, फूल बना दिया है। नेक्स्ट देखिए, राइबोफ्लेविन किसका अच्छा सोर्स है? ये भी मुझे समझ में नहीं आया। इसमें इन्होंने शायद पनीर आंसर दिया है, जबकि अंडे की सफेदी, एग तो सबसे ज्यादा है। अगर ऐसे देखा जाए तो इनमें से सभी आंसर होगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर इनमें से सभी होगा। मुझे पता नहीं है इसका क्या आंसर करा गया, लेकिन इनमें से सभी। विटामिन B2 का तो दूध अच्छा सोर्स होता है, दूध से पनीर भी बनता है, मक्खन भी बनता है ना। और अंडे की जर्दी, यकृत, मछली, ये सब विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का बहुत अच्छा सोर्स है, अंडे की जर्दी वगैरह। तो इसमें इनमें से सभी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? यहाँ 2 विकल्प सुमेलित हैं। विटामिन A से ज़िरेप्थेल्मिया होता है, बिल्कुल ठीक बात है, और D से ऑस्टियोमलेशिया होता है, बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए यहाँ भी फूल बन गया होगा। नेक्स्ट देखिए, मल मूत्र का निस्तारण कैसे करते हैं? जो मल मूत्र है उसको कैसे आप मतलब बड़े लेवल पे, उसको कमर्शियल लेवल पे कैसे उसको निस्तारण किया जाता है? तो उसको आप कंपोस्टिंग विधि के द्वारा करते हैं ना, कंपोस्ट कर दिया जाता है, गड्ढों वगैरह में दबा दिया जाता है, कंपोस्टिंग मेथड का यूज किया जाता है। 122 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए। पाथवे चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित है, बिल्कुल। बोर्डम थकान, बिल्कुल। आयोजन प्रबंधन प्रक्रिया, बिल्कुल। सेवानिवृत्ति से मानसिक थकान नहीं होती है ना, मानसिक थकान तो फ्रस्ट्रेशन, कुंठा वगैरह से होती है कि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, कुंठित हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट हो गया, मतलब आप अपना कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, बल्कि आप खुश हैं कि मैंने रिटायरमेंट मुझे मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देखिए 123 नंबर, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है क्या? पहले सेंटर टू पेरिफेरी तो होता है, निकट से दूर विकास सेंटर टू पेरिफेरी होता है, तो इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड टू क्यों नहीं दिया? पेट व धड़ का विकास तो नहीं होगा कि पहले पेट का होगा फिर धड़ का होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। इसका आंसर फिर बी हो सकता है, बी ही लगा सकते हैं, क्योंकि भाई सिर व पैरों से, है ना, सिर व पैरों से विकास तो आपके सिफेलोकॉर्डल होता है, सिर से पैरों का विकास सिफेलोकॉर्डल जाता है। क्या आंसर किया है इसमें इन्होंने? ऐसे कर सकते हैं कि केंद्रीय भाग में सेंटर में पहले आपके जैसे सेंटर ऑर्गन्स, पहले बच्चे का सेंटर पे ज्यादा फोकस होगा, फिर धीरे धीरे उसको पूरे हाथ पर कंट्रोल तो धीरे धीरे आएगा ना, पहले पूरे हाथ से उठाएगा, फिर वो फिंगर से भी उठाने लगेगा उस चीज को। यही तो आपके प्रॉक्सिमोडिस्टल है। तो यहाँ क्या आंसर करा है जिसका उदाहरण है सिर व पैरों का विकास? सिर से पैरों का विकास तो सिफेलोकॉर्डल कहलाता है। पता नहीं भाई, इसका आंसर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये स्टार मार्क रहेगा। सिर व पैरों का विकास अगर इन्होंने आंसर दिया तो बस एक ये रीजन बन सकता है कि भाई पहले सिर या सेंटर बॉडी उसकी जो है डेवलप हो रही है, फिर उसका अपने पैरों पर कंट्रोल हो रहा है। हाँ, ऐसे इसका आंसर कर सकते हैं कि पहले बच्चा अपने सिर को उठाना शुरू करता है, पहले धीरे धीरे अपने सिर पर जो है अपने हेड को जो है कंट्रोल में लाना शुरू करता है, फिर उसके पैरों पर कंट्रोल आता है ना। 10-12 महीने लग जाते हैं उसको पैरों पर कंट्रोल लाने में, धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बी आंसर हम कर सकते हैं। शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है। केंद्रीय भाग मतलब पहले सेंटर उसका डेवलप होता है, बिल्कुल वही सिफेलोकॉर्डल है, सेंटर टू पेरिफेरी जाते हैं। तो पेरिफेरी आपकी एक्सट्रीमिटीज हो गई। पेरिफेरी मतलब एक्सट्रीमिटीज मतलब बाहर की तरफ क्या होते हैं? पैर हैं, उंगलियां हैं, हाथ हैं, ये बाहर की तरफ तो होते हैं। तो ये चीज, हाँ, इस तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं बी,
कि भाई पहले बच्चे का सिर पे अपना कंट्रोल आना शुरू होता है, पहले वो सिर को कंट्रोल करता है, अपने हेड को कंट्रोल करता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथों पे कंट्रोल आता है, फिर धीरे धीरे उसके पैरों पे कंट्रोल जाता है ना, पहले वो अपने बीच की बॉडी को, टॉर्सो को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे आप इसको आंसर कर सकते हैं कि सिर व पैरों का विकास। सेंटर में पहले वो अपने हेड को डेवलप कर रहा है, फिर अपने पैरों की तरफ उसका विकास जा रहा है, पैरों पर फिर बाद में कंट्रोल आता है उसके। नेक्स्ट देखिए कसूती। तो कसूती कहां से संबंधित है? कसूती कढ़ाई, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा। तो कसूती आपके कर्नाटक से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन, तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो हम हमेशा ठंडी बर्फ की पट्टी जो होती है उसका यूज करते हैं। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन और ज्यादा डिटेल में देखने के लिए मिलेंगी। थोड़े क्वेश्चन रहेंगे, 125 क्वेश्चन में इतना डिटेल से हम बात कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको समझा सकूं। और बाकी जो मैंने पूछा है प्लीज उसका आंसर मुझे करना और समझाना भी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और बाय बाय। बहुत टाइम हो गया, बाय बाय स्टूडेंट्स।